स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। एक शांत मगर परिचित आवाज आई और प्रीति ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसने बत्ती जलाई और सोफे पर बैठे आकाश को देखा। डर के मारे धड़कते सीने पर हाथ रखते हुए उसने कहा, आकाश, क्या तुम मुझे डराकर मार डालोगे? मेरे ऑफिस में अकेले बैठना ठीक है, पर तुमने लाइट क्यों नहीं जलाई? मुझे लगा कोई भूत है। आकाश ने उसकी तरफ देखा, फिर खड़ा हुआ, उसके हाथ से मेडिकल बॉक्स लिया और सीधे उसे अपने आगोश में खींच लिया। तुम इतनी देर से क्यों लौटी? प्रीति ने उसे दूर धकेलने की कोशिश की, पर जब वह टस से मस नहीं हुआ तो उसने हार मान ली। आज का मरीज थोड़ा मुश्किल था, उसे बचाने में बहुत वक्त लग गया। आकाश ने पूछा, तुमने उसे बचा लिया? प्रीति ने कहा, हाँ। आकाश बोला, प्रीति वाकई कमाल की है। तुम्हारे हाथ में आते ही वो इंसान बच गया। तुम्हारा इंतजार करते हुए मैंने किसी से पूछा था, पता चला कि अस्पताल वालों ने तो पहले ही उन्हें सबसे बुरे के लिए तैयार रहने को कह दिया था। प्रीति ने ऊपर देखते हुए पूछा, तुम जानते हो कि मैंने किसे बचाया? हाँ, जानता हूँ। प्रीति ने थोड़ी देर उसे घूरा। उसने बेबसी से आह भरी। अगर तुम्हें निदेशक संघवी ने नहीं बताया तो उनके असिस्टेंट ने बताया होगा। आज जब मैं अस्पताल से निकली तो मैंने सिर्फ निदेशक संघवी को नमस्ते किया था और उनके असिस्टेंट उनके बगल में ही थे। आकाश ने नहा कहा ना, बस इतना कहा, वे जानते हैं कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता साधारण नहीं है। प्रीति बहस करना चाहती थी, पर उसका मुंह खुलते ही शब्द नहीं निकले। उसने हार मान ली और आकाश से सटकर उस पर आती हुई सुखद बुरी और ठंडी खुशबू को सूंघते हुए धीरे से बोली, तुम अब यहाँ मत आया करो। आकाश ने एक ऊंचा बहाना पेश किया जो उसने आने से पहले तैयार किया था। मैं तुम्हें अपने बड़े भाई को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किए जाने के बारे में बताने आया था। प्रीति ने हैरानी से उसे देखा। तुम्हारे बड़े भाई शिफ्ट हो गए? आकाश ने भी हैरानी जताई, तुम्हें नहीं पता? नहीं। प्रीति ने सिर हिलाया। निदेशक संघवी शायद मुझे बताना चाहते थे, लेकिन अपूर्व परिवार के मुखिया की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी और मैं तुरंत इलाज के लिए भागी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा और मुझे पहले मुखिया का इलाज करने दिया। आकाश ने समझाया, मेरे भाई शौर्य को शिफ्ट करने का फैसला श्रीमती वर्मा का था। उन्हें लगता है कि तुम उनसे बदला लोगी, इसलिए जैसे ही पिताजी गए उन्होंने मेरे भाई को तुरंत शिफ्ट कर दिया। मेरे भाई खुद शिफ्ट नहीं होना चाहते थे, उन्हें तुम पर बहुत भरोसा है। प्रीति ने शांत भाव से कहा, तुम्हें उनकी तरफ से सफाई देने की जरूरत नहीं है। वह मुझ पर भरोसा करते हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शिफ्ट होना उनका अधिकार है। उसने थोड़ा जोर लगाया और इस बार आकाश को दूर धकेलने में कामयाब रही। मुझे अभी और मरीजों को देखना है। तुम्हें जाना चाहिए। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, फिर साथ में घर चलकर खाना खाएंगे। मैंने पहले ही खा लिया। आकाश ने हल्का सा माथा से कुड़ा। तुमने खा लिया? कहाँ खाया? अपूर्व परिवार के घर, आगे से उनके यहाँ मत खाना। प्रीति हंसी। आप बहुत ज्यादा नियंत्रित कर रहे हैं अध्यक्ष आकाश। मैं कहाँ खाती हूँ ये तय करना आपका काम नहीं है। ये कहकर वह मरीजों को देखने के लिए ऑफिस से बाहर चली गई। आकाश ने उसे जाते हुए देखा और कड़वाहट से मुस्कुराया। करीब आधे घंटे बाद प्रीति अपना राउंड पूरा करके वापस लौटी। आकाश को देखकर वह पूछे बिना नहीं रह सकी, तुम अब तक यहीं क्यों हो? खाना नहीं खाना? मुझे भूख नहीं है। प्रीति ने सिर हिलाया, उसकी जिद पर थोड़ा बेबस होते हुए, मैं अब गुप्ता परिवार जा रही हूँ। तुम जो चाहो करो। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, क्या तुम सुनना चाहोगी? क्या तुम्हारी माँ के कातिल होंग चांगगोंग की मौत हो गई है? प्रीति का दिल जोर से धड़का। तुमने क्या कहा? मुझे अभी अभी पुलिस से खबर मिली है। होंग चांगगोंग मर गया है और यह कोई दुर्घटना नहीं थी बल्कि हत्या थी। क्या तुम पुष्टि करने के लिए पुलिस स्टेशन जाना चाहती हो? प्रीति के दिमाग में जोर से भनभनाहट हुई। वह असली कातिल जिसकी उसे बेताबी से तलाश थी, आखिरकार उसने हरकत कर दी थी। क्या ये वाकई जयंत हो सकता है? प्रीति का दिमाग अफरातफरी में था। कुछ देर बाद उसका दिमाग शांत हुआ। उसने आकाश की ओर देखा। तुम्हें कैसे पता चला कि होंग चांगगोंग मेरी माँ का कातिल था? मैंने पिछली घटना की जांच की और उस वक्त की केस फाइलें देखी। क्या तुम तब से होंग चांगगोंग पर ध्यान दे रहे थे? मैं जानता था कि तुम्हें उसकी परवाह है, इसलिए मैं उसकी हरकतों पर नजर रखे हुए था। पुलिस स्टेशन में मेरे संपर्क भी हैं, इसलिए जब उसकी अचानक मौत हुई तो मुझे बहुत जल्दी इत्तिला मिल गई। प्रीति बहुत देर तक चुप रही, फिर बोली, शुक्रिया। ये खबर वाकई मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्या तुम पुलिस स्टेशन जाकर खुद देखना चाहती हो? मैं तुम्हें खुद साथ ले जा सकता हूँ। प्रीति ने सिर हिलाया। हाँ, मैं जाना चाहती हूँ, पर मैं अकेली जा सकती हूँ। पर आकाश ने बिना किसी और बातचीत के उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले गया। चलो साथ चलते हैं। प्रीति ने अपने हाथ को देखा जो उसके हाथ में कसकर थमा था और उसे उसके द्वारा सुरक्षित महसूस करने का भ्रम हुआ। उसकी हथेली बहुत गर्म थी, जिससे उसका बर्फीला हाथ गर्म हो रहा था और होंग चांगगोंग की हत्या के बारे में सुनकर उसे जो ठंडक महसूस हुई थी वह थोड़ी कम हो गई थी। प्रीति उसके पीछे अस्पताल की इमारत से बाहर निकली और पार्किंग में पहुंचने के बाद भी उसने अपनी ही कार में बैठने की जिद की। इसलिए उसकी कार आगे और आकाश की कार पीछे, वे दोनों अलग अलग पुलिस स्टेशन पहुंचे। आधे घंटे से ज्यादा समय बाद प्रीति पुलिस स्टेशन से बाहर आई। पुलिस ने उसे जो जानकारी दी वह पूरी तरह से वही थी जो आकाश ने कही थी। होंग चांगगोंग की वास्तव में हत्या कर दी गई थी। उसे पीछे से जोरदार वार किया गया था। उसके सिर पर गंभीर चोट आई थी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। गहरी सर्दी के मौसम में तापमान बहुत नीचे चला गया था और रात उदास और ठंडी थी। फिर भी प्रीति ठंडी रात की हवा में बिना हिले खड़ी थी।
आकाश उसके बगल में खड़ा था और ये देखकर कि वह कार में नहीं बैठ रही है, उसने अपना कोट उतारा और उसके ऊपर डाल दिया। क्या तुम्हें कोई सुराग मिला कि होंग चांगगोंग को किसने मारा? थोड़ा सा सुराग है, पर मैं पूरी तरह से यकीनी नहीं हो सकती। कौन है? प्रीति ने उसकी तरफ देखा पर उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। होंग चांगगोंग की मौत का उसकी मां की हत्या के असली दोषी से लेना देना था और इस वक्त उसे किसी पर भरोसा नहीं था, यहाँ तक कि आकाश पर भी नहीं। मैं बाद में जाकर जांच करूंगी, मेरा पीछा मत करना। ये कहकर प्रीति ने कार का दरवाजा खोला, अंदर बैठी और तेजी से रात के अंधेरे में गायब हो गई। योगेश ने अपने बॉस के चेहरे को देखा और ये देखकर कि वह नाराज नहीं लग रहे हैं, आखिरकार कहा, अध्यक्ष आकाश, छोटी मैडम आप पर ज्यादा भरोसा करती नहीं दिखती। वह खुद जानकारी की जांच करने जा रही हैं, क्या उन्हें खतरा नहीं होगा? क्या हमें उनका पीछा नहीं करना चाहिए? होंग चांगगोंग कुछ ही देर पहले जेल से रिहा हुआ था और उसका कोई दुश्मन नहीं था। जेल जाने से पहले भी उसने सिर्फ प्रीति की मां को मारा था, दूसरों से उसकी ज्यादा दुश्मनी नहीं थी। फिर भी अब उसकी हत्या कर दी गई है, जिसका यकीनन प्रीति की मां से जुड़े व्यक्ति से संबंध है। प्रीति के अलावा और कौन होगा जिसकी उससे कोई शिकायत हो? कौन? कोई उसे मारकर चुप कराना चाहता है। होंग चांगगोंग को जरूर कोई बहुत जरूरी राज पता होगा, इसीलिए उसे मार दिया गया। जेल से छूटने से पहले वह ठीक ठाक रह रहा था, लेकिन बाहर आते ही कुछ देर में मर गया। इसका मतलब है कि यह घटना उसके रिहा होने के बाद हुई। योगेश जितना सुनता गया उतना ही ज्यादा उलझता गया। आपका क्या मतलब है? जिस व्यक्ति ने होंग चांगगोंग से प्रीति की मां को मरवाया, वह शायद किसी और का मोहरा रहा हो और प्रीति यह जानती है। जिस व्यक्ति ने होंग चांगगोंग को आदेश दिया था, उसे भी एहसास हो गया है कि प्रीति यह बात जानती है। इसलिए उन्होंने खुद को बेनकाब होने से बचाने के लिए होंग चांगगोंग को जल्दी से मार दिया। योगेश ने हैरानी से अपने बॉस की तरफ देखा। अध्यक्ष आकाश, छोटी मैडम का क्या? इस व्यक्ति ने छोटी मैडम की मां और होंग चांगगोंग दोनों को मार डाला। वह क्रूर लगता है। क्या छोटी मैडम खतरे में हो सकती हैं? वह वाकई बड़े खतरे में है। आकाश ने ये कहते हुए अपना फोन निकाला और एक ऐप खोला। स्क्रीन पर एक छोटा लाल बिंदु तेजी से हिलता हुआ दिखाई दिया। योगेश की आंखें फटी रह गईं। अध्यक्ष आकाश, आपने ट्रैकर किस पर लगाया है? प्रीति पर। ये छोटी मैडम को पता चला तो वह नाराज हो जाएंगी। भले ही वह नाराज हो जाए, मुझे इसे लगाना ही होगा, नहीं तो अगर उसे कुछ हुआ तो मुझे अफसोस होगा। आकाश ने अपना फोन अपने असिस्टेंट को थमा दिया और बेपरवाही से कहा, चलो उसका पीछा करो, देखो वह कहाँ जाती है और किससे मिलती है। योगेश ने फोन लिया, कार स्टार्ट की और चमकते लाल बिंदु का पीछा किया। इसी बीच प्रीति गुप्ता समूह पहुंची। जयंत हाल ही में बहुत देर से घर आ रहा था, कभी कभी तो आता ही नहीं था। वह घर जाने के बजाय ओवरटाइम करना पसंद करता था। प्रीति यकीनी नहीं थी कि वह उसे नहीं देखना चाहता था या किरण को नहीं देखना चाहता था। प्रीति ने गहरी सांस ली और गुप्ता समूह की इमारत में प्रवेश किया। रिसेप्शन पर अपना परिचय देने के बाद उसे लिफ्ट की ओर ले जाया गया। कुछ देर बाद लिफ्ट के दरवाजे फिर से खुले और प्रीति बाहर निकलकर जयंत के ऑफिस की ओर बढ़ी। जयंत ने कुछ हैरान होकर उसे देखा। अचानक समूह में क्यों आना हुआ? कोई बात है क्या? होंग चांगगोंग मर गया? जयंत और भी ज्यादा हैरान हुआ। कौन? प्रीति ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा, कोई भी हाव भाव चुकाना नहीं चाहती थी। जयंत के चेहरे पर भ्रम झूठा नहीं लग रहा था। वह कातिल जिसने मेरी मां को मारा था, होंग चांगगोंग नाम है, तुम नहीं जानते? जयंत ने माथा सिकोड़ा। मैंने इस व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया है। तुमने अभी कहा कि वह मर गया। क्या हुआ? मैं तो असल में तुमसे पूछने आई थी कि क्या हुआ। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही तुमसे होंग चांगगोंग के बारे में कहा था कि उसने मेरी मां को मारा था और उसे गुप्ता परिवार ने काम पर रखा था, और आज उसे किसी ने मार दिया। क्या ये संयोग नहीं है? प्रीति ने उसे ठंडी नजरों से देखा। कौन इस कातिल के जिंदा रहने से इतना डर सकता है? किसे एक ऐसे कातिल को मरवाने की जरूरत थी जो अभी अभी जेल से छूटा था? मैंने, पीड़ित परिवार की सदस्य ने अभी तक उसकी जान नहीं ली थी, पर किसी और ने पहले ही उसे मार दिया। जयंत ने हैरानी से उसे देखा। क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? तुम वाकई सबसे ज्यादा संदिग्ध दिखते हो। क्या मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जयंत का चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। तुम्हारी मां की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उन्हें मारने के लिए किसी को काम पर रखना तो दूर की बात है। जहां तक इस होंग चांगगोंग का सवाल है, मैं उसे जानता तक नहीं। उसकी मौत का भी मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं अभी तुम्हारे साथ पुलिस के पास जाकर उनका सामना कर सकता हूँ। ठीक है, पुलिस भी होंग चांगगोंग के कातिल की तलाश कर रही है। हो सकता है वहां रहकर तुम मामले को सुलझाने में मदद कर सको। जयंत को उम्मीद नहीं थी कि वह सच में उसे पुलिस स्टेशन ले जाना चाहती है। वह थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा, हक्का बक्का, फिर बोला, दरअसल जब तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारी मां की हत्या गुप्ता परिवार द्वारा काम पर रखे गए एक हिटमैन ने की थी, तो मैं किरण से मिला था। प्रीति ने ठंडे स्वर में पूछा, तो तुम्हारा मतलब यह है कि यह बात सिर्फ तुम्हें नहीं, मैडम किरण को भी पता है? क्या तुम सारा इल्जाम उस पर डालकर मुझे उस पर शक करने के लिए कह रहे हो? मैं जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा हूँ। जयंत का रंग थोड़ा पीला पड़ गया। मुझे हमेशा उस पर शक था। जब मैं जवान था तो मेरी कई महिलाएं थीं, लेकिन बाद में एक एक करके वे दुर्घटनाओं का शिकार हो गईं या गायब हो गईं। लगभग किसी का भी अंत अच्छा नहीं हुआ। उनके दुर्भाग्य के पीछे कुछ हद तक किरण का हाथ था। वे सभी महिलाएं जो तुम्हारे साथ थीं, उन सबको किरण ने नुकसान पहुंचाया। प्रीति ने अभी भी किरण को जेल भेजने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि जयंत सच में उसे वे बातें बताएगा जो किरण ने की थी। प्रीति उसकी सोच को समझ नहीं पाए और आगे विचार करने का इरादा नहीं किया। वह किरण को परखना चाहती थी। गुप्ता समूह की इमारत के बाहर आकाश अपनी कार में बैठा था।
प्रीति को बाहर आते देख उसने अपने असिस्टेंट योगेश को निर्देश दिया, उसका पीछा करो लेकिन ज्यादा पास मत जाना, उसे आसानी से पता चल जाएगा। समझ गया अध्यक्ष आकाश। प्रीति अपने विचारों में खोई हुई थी और उसने ध्यान नहीं दिया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। गाड़ी चलाते समय जैसे ही वह एक चौराहे से गुजरी, अचानक एक कार तेजी से निकली जो सीधे प्रीति की कार की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही चौराहे से कार उसकी ओर बढ़ी, प्रीति ने जोर से ब्रेक मारा और तुरंत स्टीयरिंग व्हील को पूरा घुमा दिया। टायर जमीन पर चीख उठे और कार लगभग घूम ही गई, दूसरी गाड़ी से बाल बाल बची। हालांकि प्रीति की हैरानी के लिए कार उसकी कार के बगल से गुजरने के बाद उसने तेजी से यू टर्न लिया और एक बार फिर उसकी ओर बढ़ी। प्रीति ने बिना सोचे समझे एक्सीलरेटर दबा दिया और तेजी से आगे बढ़ गई। जैसे ही उसने रफ्तार बढ़ाई, उसने पीछे के शीशे में देखा। वह कार तेजी से उसका पीछा कर रही थी। प्रीति का दिमाग तेजी से सोचने लगा। जैसे ही प्रीति पीछे वाली कार से पीछा छुड़ाने के बारे में सोच रही थी, अचानक उसके सामने से एक और कार निकली। प्रीति का दिल बैठ गया। ये सिर्फ एक कार नहीं थी। जैसे ही आगे और पीछे की कारें उसे बीच में फंसाने वाली थीं, बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी एक और कार साइड से निकली और सीधे उस गाड़ी से टकरा गई जो उसे टक्कर मारने की कोशिश कर रही थी, जिससे वह खतरे से आज़ाद हो गई। प्रीति ने तुरंत पहचान लिया, जो कार उसे बचाने आई थी वह आकाश की थी। क्या वह पागल हो गया था? हालांकि अभी भी पीछे एक पीछा करने वाला था, प्रीति आकाश को पीछे छोड़कर भाग नहीं सकती थी। उसने अचानक ब्रेक लगाया, तुरंत कार का दरवाजा खोला और कूदकर बाहर निकली। जैसे ही वह बाहर कूदी, पीछे वाली कार एक जोरदार धमाके के साथ उसकी कार से टकराई। साफ था कि ड्राइवर अपनी जान की परवाह न करते हुए उसे मारने के लिए बेताब था। टक्कर के बाद दोनों कारें तेजी से आग पकड़ने लगी। प्रीति ने एक नज़र भी नहीं डाली और तेजी से आकाश की कार की ओर भागी। घबराहट में उसे पुकारा, आकाश तुम कैसे हो? आकाश की आवाज़ दर्द के साथ आई, मैं ठीक हूँ, यहाँ से जल्दी निकल जाओ। प्रीति ने दरवाजे को पूरी ताकत से खींचा, लेकिन टक्कर से वह मुड़ गया था और टस से मस नहीं हो रहा था। एक कमजोर आवाज आई, छोटी मैडम, आप दरवाजा नहीं खोल सकती। अध्यक्ष आकाश की कार को मॉडिफाई किया गया है, ये बहुत मजबूत है। हालांकि हम अंदर फंस गए हैं, पर हमारी जान खतरे में नहीं है। लेकिन आपको जल्दी से छिप जाना चाहिए, कोई आपकी जान लेने आया है। योगेश, तुम भी यहाँ हो? प्रीति ने घबराकर दरवाजे को लात मारी, अगर तुम अंदर फंस गए और कार में धमाका हुआ या आग लगी तो तुम दोनों खत्म हो जाओगे। मुझे तुम्हें बाहर निकालना होगा। आकाश, क्या तुम बहुत ताकतवर नहीं हो? दरवाजे को लात मारो। आकाश की आवाज में बेचैनी थी, मेरा पैर फंसा हुआ है, मैं हिल नहीं सकता। पहले तुम अपना ख्याल रखो, छिपने की जगह ढूंढो और मेरी चिंता करना छोड़ो। ये सुनकर प्रीति और भी ज्यादा घबरा गई। उसने आसपास के लोगों से मदद के लिए जोर से गुहार लगाई, कोई मदद करो, कृपया मेरे दोस्त की मदद करो। उसकी पुकार के बाद दयालु लोग तुरंत मदद के लिए आए। ये देखकर कि प्रीति दरवाजा नहीं खोल पाई, एक हटे कट्टे आदमी ने उसे पीछे खींचा, मैडम मुझे कोशिश करने दो। वह मजबूत और मांसपेशियों वाला था। वह आगे बढ़ा और कुछ लातें मारने के बाद उसने वाकई दरवाजा खोलने में कामयाबी हासिल की। प्रीति जल्दी से अंदर गई और उस आदमी के साथ मिलकर उन्होंने कार को थोड़ा उठाया, जिससे दूसरों को आकाश और योगेश को बचाने का मौका मिला। दोनों आदमी खून से लथपथ थे और लाल आंखों वाली प्रीति ने आकाश को सहारा दिया, जो तेजी से आसपास देख रहा था, किसी और को प्रीति को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए पहरा दे रहा था। एम्बुलेंस जल्दी आ गई और मददगार आदमी और भीड़ का शुक्रिया अदा करने के बाद प्रीति आकाश और योगेश के साथ अस्पताल गई। योगेश की एक बांह टूट गई थी और आकाश की जांघ में चोट आई थी और वह स्थायी रूप से चल नहीं सकता था, बस व्हीलचेयर में बैठ सकता था। दोनों अपेक्षाकृत भाग्यशाली थे, उनकी चोटें ज्यादा गंभीर नहीं थीं। प्रीति ने योगेश के लिए अस्पताल की औपचारिकताएं पूरी की, उसे वार्ड में अच्छी तरह से आराम करने के लिए कहा, फिर आकाश को अपने ऑफिस वापस ले आई। उसने मरीजों के लिए उपयुक्त एक हर्बल चाय का पैकेट खोला, कुछ पानी उबाला और आकाश के लिए एक कप बनाया। इस हर्बल चाय की खुशबू बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ये सूजन और दर्द कम करती है। एक कप पी लो। आकाश ने चाय ली, उसे हल्का सा फूंक मारकर ठंडा किया, फिर एक घूंट में पी गया और सीधे उससे पूछा, तुम्हें कौन मारने की कोशिश कर रहा है? उसका लहजा बर्फीला और जानलेवा था, साफ था कि वह गुस्से में था। इस बार चूंकि उसने उसे बचाया था, प्रीति ने उसे और नहीं छिपाया और उसे सच बता दिया, ये गुप्ता परिवार ही होना चाहिए। होंग चांगगोंग एक हिटमैन था जिसे गुप्ता परिवार ने काम पर रखा था। उसने कबूल किया था कि उसने उनके आदेश पर मेरी मां को मारा था। अब होंग चांगगोंग मर गया है। मैंने जयंत से बात की, लेकिन उसने सुझाव दिया कि यह किरण का किया धरा हो सकता है। फिर भी गुप्ता समूह से निकलते ही मेरा पीछा किया गया, जो बहुत संदिग्ध है। आकाश का चेहरा ठंडा पड़ गया। जयंत के बारे में मेरी जानकारी के मुताबिक यह उसकी शैली नहीं है। वह बहुत बारीकी से काम करता है और गलत काम करते समय कोई निशान छोड़ना पसंद नहीं करता। उसने एक बार समूह के नियंत्रण के लिए अंश के साथ एक कार दुर्घटना की साजिश रची थी और आज तक अंश को उस घटना में कोई कमी नहीं दिखी, जिसे एक आकस्मिक दुर्घटना ही माना जाता है। तो अगर जयंत तुम्हें मारना भी चाहता तो वह कार दुर्घटना से इतना साफ दृश्य नहीं बनाता। एक ड्राइवर मर गया और दूसरा बच गया, वह अपने लिए इतना बड़ा सुराग नहीं छोड़ता। प्रीति ने उसे शून्य में देखा। जयंत नहीं, लगता तो नहीं है, लेकिन वह है या नहीं, इसकी और जांच की जरूरत है। जिस ड्राइवर ने तुम्हें टक्कर मारी वह अभी भी गंभीर हालत में है। यूएई उस पर नजर रखने के लिए लोगों को भेजेगा। एक बार जब वह जागेगा तो हमें जवाब मिल जाएगा। आकाश ने धीरे से प्रीति का हाथ पकड़ा, फिर उसे अपनी हथेली में कसकर भींच लिया। तब तक तुम कहीं नहीं जाओगी। गाड़ी मत चलाना, गुप्ता निवास मत लौटना और खासकर किरण से मिलने मत जाना। प्रीति ने आकाश के पैर की ओर देखते हुए धीरे से कहा, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। नहीं तो अगर मैं इस बार बच भी जाती तो भी बुरी तरह घायल हो जाती।
शुक्रिया किस बात का, इतनी औपचारिकता क्यों? उस समय स्थिति इतनी गंभीर थी कि मैं कुछ और सोच ही नहीं पाया। मैंने बस योगेश से कहा कि वह आगे जाकर उस कार से टकरा जाए जो तुम्हें निशाना बना रही थी। मेरी कार मजबूत है, मेरा टकराना तुम्हारे घायल होने से कहीं बेहतर है, आकाश ने कहा। नहीं, मुझे तुम्हें धन्यवाद कहना ही चाहिए और बाद में मुझे योगेश को भी धन्यवाद देना होगा। प्रीति एहसानमंद लोगों में से नहीं थी। आकाश ने वास्तव में इस बार उसे बचाने के लिए एक बड़ा जोखिम लिया था। आकाश ने इतना जोखिम लिया, यह एक बात थी, आखिर उनका एक खास रिश्ता था। लेकिन योगेश तो बस आकाश का सहायक था और उसने आकाश के आदेश पर इतनी दृढ़ता से अपनी जान जोखिम में डालकर कार को टकरा दिया। एक सहायक के लिए इस हद तक काम करना अत्यधिक समर्पण दर्शाता था। कोई बात नहीं, योगेश का सिर्फ हाथ टूटा है और चेहरे पर थोड़ी खरोंच आई है, कुछ गंभीर नहीं है। तुम्हें उसे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, ये तो बस सहायक के रूप में उसका कर्तव्य है। मेरा सहायक होना इतना आसान नहीं है, आकाश ने कहा। प्रीति जानती थी कि योगेश का आकाश के साथ असाधारण रिश्ता था। आकाश उसे बाहरी व्यक्ति नहीं मानता था, लेकिन प्रीति का योगेश के साथ इतना करीबी रिश्ता नहीं था, इसलिए उसे आभार व्यक्त करना ही था। मेरी दादी माँ ने जो मरहम बनाया था वह अस्पताल में नहीं, मेरे घर पर है। किसी को भेजो और उसे मंगवा लो। तुम्हारे पैर की चोट के लिए उसकी जरूरत है और योगेश की चोट के लिए भी। इससे वह जल्दी ठीक हो जाएगा। अभी वह बस इतना ही कर सकती थी कि उनके दर्द को कम करने में मदद करे। आकाश ने अपने अधीनस्थ युवराज को प्रीति के घर से मरहम लाने के लिए फोन किया। जब युवराज मरहम लेकर लौटा तो वह आकाश के लिए रात का खाना भी लाया। आज प्रीति मौत के मुंह से बचकर निकली थी। आकाश की भूख मर चुकी थी। उसने बस कुछ निवाले खाए और अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। उसे इतना कम खाते देख प्रीति ने खुद को रोक नहीं पाए और पूछा, क्या तुम्हारे पैर में बहुत दर्द हो रहा है जिससे भूख नहीं लग रही? क्या मैं तुम्हारे लिए मरहम लगा दूं? आकाश का पैर कार से कुचल जाने के कारण गहरे रंग का हो गया था और भले ही कोई फ्रैक्चर नहीं था, पर उस व्यापक चोट में वाकई दर्द था। लेकिन आकाश ने चोट या दर्द की परवाह नहीं की। वह अंदर से थोड़ा डरा हुआ था। अगर आज वह प्रीति के पीछे नहीं जाता तो परिणाम अकल्पनीय होते। वह उसे खोने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह ऐसा परिणाम था जिसे वह सह नहीं सकता था। मुझे सच में भूख नहीं है, लेकिन यह मेरे पैर के दर्द के कारण नहीं है। मरहम बाद में लगा सकते हैं। क्या तुम सच में ठीक हो? क्या तुम्हें जांच की जरूरत नहीं है? प्रीति ने सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ, मुझे कोई चोट नहीं लगी है, जांच की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मैं अपनी स्थिति जानती हूँ। वह इस समय थोड़ी अस्त व्यस्त थी। उसके शरीर पर काफी खून लगा हुआ था, लेकिन वह सब आकाश और योगेश की मदद करने के कारण था। उसे खुद बिल्कुल चोट नहीं आई थी। आकाश ने उसका हाथ फिर कसकर पकड़ा। ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम ठीक हो। उसे आखिरकार इस बात से थोड़ी राहत मिली कि वह इस बार उसकी मदद कर सका। ये देखकर कि उसका चेहरा असाधारण रूप से पीला पड़ गया था और उस पर लालिमा का एक असामान्य भाव था, प्रीति ने तुरंत उसके माथे का तापमान जांच किया, फिर उसकी नब्ज ली। आकाश, तुम्हें बुखार है। मैंने तुमसे अस्पताल के कमरे में रहने के लिए कहा था, लेकिन तुमने कहा कि तुम ठीक हो और मेरी बात नहीं मानी। आकाश ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। मैं बस तुम्हारे साथ और समय बिताना चाहता था। मैं अस्पताल के कमरे में अकेला नहीं रहना चाहता था। मैं तुमसे मिलने के बाद तुम्हारे कार्यालय वापस चला जाता। प्रीति ने उसे दरवाजे की ओर धकेला। मैं तुम्हें अभी अस्पताल में भर्ती करवाने जा रही हूँ। तुम्हें कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। प्रीति को डर था कि वह सच में जबरदस्ती खड़ा होकर चलने लगेगा, इसलिए उसने जल्दी से उसके कंधे को मजबूती से दबाया। तुम्हें खड़ा होने की इजाजत नहीं है, तुम्हें भर्ती होना ही होगा। इस बार उसे इतना दृढ़ देखकर और डर कर कि वह गुस्सा हो जाएगी, आकाश सहमत हो गया। ठीक है, तो मैं एक रात रुकूंगा और कल तक मुझे ठीक हो जाना चाहिए। ये सिर्फ एक बुखार है, इतनी घबराहट की जरूरत नहीं है। प्रीति जानती थी कि यह केवल बुखार जितना आसान नहीं था। आंखों में आंसू लिए उसने उसे धकेलकर बाहर निकाला ताकि अस्पताल में भर्ती होने की प्रक्रिया पूरी हो सके, और फिर उसने उसे वार्ड में धकेला। जैसे ही आकाश वार्ड में घुसा, उसने आश्चर्य से पूछा, क्या तुमने मेरे लिए अपने अस्पताल का सबसे अच्छा कमरा चुना है? यह विलासिता एक 5 सितारा होटल के बराबर थी। हाँ, ये हमारे अस्पताल का शीर्ष प्रेसिडेंशियल स्वीट है। क्या मैं ऐसे इलाज के लायक हूँ? प्रीति एक पल के लिए रुकी। उसके असामान्य रंग और उसके पैरों को देखा जो पतलून के नीचे भी बहुत सूजे हुए लग रहे थे। उसके दिल में दर्द की एक लहर उठी। मैं अस्पताल की सबसे बड़ी शेयरधारक हूँ। मेरे पास अभी भी इतना अधिकार है। तुमने मुझे बचाया है, स्वाभाविक रूप से मैं चाहती हूँ कि तुम्हें सबसे अच्छा मिले। इससे आकाश को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। आखिरकार जब उसका बड़ा भाई प्रीति के साथ था तो उसने अपने भाई को प्रेसिडेंशियल स्वीट में रहने देने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था। उसे लगा कि प्रीति के दिल में अभी भी उसकी कोई जगह है। प्रीति ने आकाश को बिस्तर पर लेटने में मदद की, उसे और आरामदायक बनाने के लिए तकिया लगाया और फिर उसकी बेल्ट खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। आकाश ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। देखो मत, बस मुझे मरहम दे दो, मैं खुद लगा लूंगा। प्रीति ने उसे उत्सुकता से देखा। क्या तुम्हें शर्म भी आती है? आकाश बस हल्के से हंसा। मेरी खाल मोटी है, मुझे शर्म नहीं आती। बस मेरे पैर का घाव बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए तुम मत देखो। क्या वह वास्तव में इस बात से चिंतित था कि वह कैसा दिख रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह उसे केवल अपना सबसे सुंदर पक्ष दिखाना चाहता था और डरता था कि अगर उसने उसका बुरा पक्ष देखा तो वह उसे नापसंद कर देगी? ये थोड़ा बचकाना था। प्रीति कुछ नहीं बोली। उसने उसका हाथ हटाया और उसकी पतलून उतारने में मदद की। जो सामने आया वह उसकी बुरी तरह सूजी हुई जांघ थी। जांघ का रंग गहरा बैंगनी था, घाव पर पट्टी बंधी थी और उस क्षण पट्टी पहले ही लाल हो चुकी थी। यह अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक लग रहा था, फिर भी वह ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे कुछ भी गलत नहीं है। प्रीति ने एम्बुलेंस में उसकी चोटों की जांच की थी और उस समय वे इतनी गंभीर नहीं थी, लेकिन अब उसका पैर डरावना लग रहा था।
आकाश, तुम्हारे पैर पर चोट बहुत गंभीर है और प्रमुख तंत्रिका क्षति भी है। इस तरह से काम नहीं चलेगा, तुम्हारा रक्त परिसंचरण खराब है और तुम जल्द ही अपने पैर में सनसनी खो दोगे। आकाश को वास्तव में लग रहा था कि उसका पैर पहले ही सनसनी खोने लगा है, लेकिन उसने सोचा था कि चोट के बाद ये सामान्य होता है। प्रीति को इस तरह चिंतित देखकर क्या ये सामान्य नहीं था? मेरा यहाँ इंतजार करो, मैं मेडिकल बॉक्स लेने के लिए ऑफिस वापस जा रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दे सकता। यह एक अस्पताल है, तुम्हें किस बात की चिंता है? अगर तुम मेरे साथ आओगे तो तुम्हें अपनी पतलून वापस पहननी होगी और व्हीलचेयर में बैठना होगा, जिसमें बहुत समय बर्बाद होगा। आकाश कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने प्रीति का हाथ कसकर पकड़ लिया और जाने नहीं दिया। प्रीति गुस्से और चिंता दोनों से भरी हुई आखिरकार हार मान गई। उसने सिर झुकाया और उसके गाल पर चुंबन लिया। मैं तुरंत वापस आती हूँ, ठीक है? आकाश को उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में उसे चुंबन करेगी, और सदमे में उसने प्रीति के हाथ पर अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर दी। इस पल का फायदा उठाते हुए प्रीति हाथ छुड़ाकर उसके वार्ड से बाहर भागी। आकाश ने अपने गाल को छुआ, उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान खेल रही थी। क्या वह वास्तव में जानती थी कि उसे कैसे बहलाना है? यह आसान नहीं था। कुछ मिनट बाद प्रीति अपना अनूठा मेडिकल बॉक्स पकड़े हुए वापस आई। उसने एक कुर्सी खींची, आकाश के बिस्तर के सामने बैठी, सावधानी से सुइयों को जीवाणुरहित किया और फिर उसे एक्यूपंक्चर देना शुरू कर दिया। शुरुआत में आकाश को ज्यादा महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे एक्यूपंक्चर की आवृत्ति बढ़ी, उसने पाया कि उसके पैर में अधिक से अधिक दर्द हो रहा है, जब तक कि अंत में उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह बोल भी नहीं पा रहा था। आकाश ने भीषण दर्द सहन किया और सिर हिलाया। हाँ, ये बहुत दर्दनाक है। यह अच्छी बात है, तुम्हारे पैर में सनसनी वापस आ रही है। सौभाग्य से मैंने समय पर पता लगा लिया, नहीं तो अगर नसें खराब हो जाती तो ठीक होना मुश्किल हो जाता। प्रीति ने सुई को हटा दिया और उसके पैर से रिस चुके घाव को पोंछा। इसे साफ करने के बाद उसने मरहम लगाना शुरू कर दिया। यह मरहम तुम पर पहले भी इस्तेमाल किया गया है। जब इसे पहली बार लगाया जाता है तो ये बहुत दर्दनाक होगा, लेकिन इसके इस्तेमाल के बाद तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। कल तक ये बैंगनी निशान फीके पड़ जाएंगे और इतना दर्द नहीं होगा। आकाश ने पहले भी उसका मरहम अनुभव किया था। उसे अभी भी असहनीय दर्द अच्छी तरह से याद था, लेकिन इसका प्रभाव भी उतना ही आश्चर्यजनक था। यह ऐसी दवा थी जिसे कहीं और नहीं खरीदा जा सकता था। ठीक है, आगे बढ़ो। जैसे ही मरहम लगाया गया, आकाश ने सचमुच दर्द को तेज होते हुए महसूस किया, जिससे उसे बहुत पसीना आया। ऐसा लगा जैसे हजारों सुइयां उसकी जांघ में चुभ रही हों और वह कराह उठा। प्रीति ने सावधानी से मरहम लगाना पूरा किया और फिर उसके घाव को दोबारा लपेटा। थोड़ा और सह लो, ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। आकाश ने प्रीति को पीले चेहरे से देखा और अचानक महसूस किया कि उसके लिए दर्द सहना प्रीति के दर्द सहने से बेहतर था। उसकी चोट इसके लायक थी। अगर उसका पैर इस तरह घायल हुआ होता तो उसे लगता कि उसके लिए यह और भी दर्दनाक होता। सौभाग्य से दवा का असर आधे घंटे बाद कम होने लगा, जिससे दर्द काफी कम हो गया। उसकी जांघ का घाव ठंडा और आरामदायक महसूस हुआ। प्रीति ने उसे पतलून नहीं पहनाई, बल्कि बस उसे एक कंबल से ढक दिया। थोड़ी देर आराम करो। आकाश ने उसका हाथ पकड़ा। जाना मत। मैं नहीं जाऊंगी। प्रीति ने वैसे भी जाने की योजना नहीं बनाई थी। उसका सहायक आसपास नहीं था और वह इस तरह घायल था। वही एकमात्र थी जो उसकी देखभाल कर सकती थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रीति ने दरवाजा खोला और युवराज अंदर आया। उसने आकाश से धीरे से कहा, अध्यक्ष आकाश, जिस ड्राइवर ने युवा मालकिन को टक्कर मारी थी वह होश में आ गया है। उसने पहले ही कबूल कर लिया है कि उसे दुर्घटना करवाने के लिए किसने काम पर रखा था। वह कौन था? उसने कहा कि वह गुप्ता परिवार से कोई था। वह ठीक से नहीं जानता कि कौन। मालिक ने उसे 5 लाख दिए थे और काम हो जाने के बाद उसे 1 करोड़ और मिलते। मैंने पहले ही उस खाते की जांच कर ली है जिसने पैसा स्थानांतरित किया था। वह एक विदेशी खाता है। प्रीति का हाथ कस गया। फिर से गुप्ता परिवार? लेकिन गुप्ता परिवार का कौन सा सदस्य? ठीक से। आकाश इस गुप्ता परिवार के अस्पष्ट उत्तर से स्पष्ट रूप से असंतुष्ट था और उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया। जांच जारी रखो। एक बार में 2 लोगों को काम पर रखना, प्रीति को मारने के लिए जानबूझकर कार दुर्घटना करवाने का इरादा। इस व्यक्ति के दृष्टिकोण को देखते हुए यह असंभव है कि उन्होंने कोई निशान नहीं छोड़ा। कुछ सुराग जरूर होंगे। जी, किरण पर जांच केंद्रित करो। जी, अध्यक्ष आकाश। युवराज आदेशों का पालन करते हुए चला गया। हालांकि प्रीति को जिसकी उम्मीद नहीं थी वह यह था कि श्री गुप्ता ने अचानक उसे फोन किया। उसके जवाब देने के बाद श्री गुप्ता ने पहले उससे पूछा कि क्या उसे चोट लगी है। ये जानने पर कि वह ठीक है, उन्होंने राहत की सांस ली। फिर उन्होंने कहा, पुलिस ने पहले ही गुप्ता परिवार में जांच के लिए किसी को भेजा है। तुम्हें टक्कर मारने वाले ड्राइवर ने कहा कि गुप्ता परिवार ने उसे काम पर रखा था। मुझे तुम्हारे लिए जिम्मेदार व्यक्ति मिल गया है। प्रीति चौंक गई। आपको इतनी जल्दी मिल गया? हाँ, ये किरण है। हालांकि प्रीति अपराधी को जानने के लिए उत्सुक थी, लेकिन श्री गुप्ता से यह जवाब सुनकर उसे कुछ हद तक अवास्तविक लगा। क्या सच में वह है? वास्तव में ये वही है। इसके अलावा पुलिस को देखकर वह घबरा गई, जिससे उसका दोष उजागर हो गया। प्रीति एक पल के लिए चुप रही और फिर जवाब दिया, ठीक है, धन्यवाद दादाजी। चूंकि यह वह है, मैं सुनिश्चित करूंगी कि उसे कानूनी सजा मिले। वह श्री गुप्ता को बताना चाहती थी कि अगर गुप्ता परिवार किरण को बचाने का इरादा रखता है तो वह किरण को जेल में देखने के लिए गुप्ता परिवार का सामना करना पसंद करेगी। श्री गुप्ता उसकी बात को स्पष्ट रूप से समझ गए। उसे निश्चित रूप से कानूनी सजा मिलनी चाहिए। तुम्हारे पिताजी पहले ही उससे तलाक लेने की तैयारी कर रहे हैं। उसके अपराध का गुप्ता परिवार से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रीति को पहले ही जयंत से पता चला था कि वह किरण को छोड़ने की योजना बना रहा है।
अब जयंत के उसे तलाक देने की खबर सुनकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। धन्यवाद दादाजी। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, फोन काट दिया और आकाश की ओर मुड़ी। श्री गुप्ता ने कहा कि अपराधी किरण है। आकाश को इस परिणाम पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ और उसने इस पर पूरी तरह भरोसा भी नहीं किया। चाहे वह किरण हो या न हो, पुलिस जल्द ही पता लगा लेगी। चलो उनके अंतिम जांच परिणामों का इंतजार करते हैं। प्रीति भी पुलिस द्वारा उनके निष्कर्षों की पुष्टि होने का इंतजार करना चाहती थी, और सिर्फ यही नहीं, एक बार जब पुलिस पुष्टि कर देती कि हत्यारा वास्तव में किरण है, तो वह व्यक्तिगत रूप से किरण का सामना करने का इरादा रखती थी, क्योंकि अगर किसी भी तरह से किरण जयंत के लिए दोष ले रही थी, तो वह असली अपराधी को फिसलने देती। 3 दिन बाद पुलिस जांच के नतीजे आ गए। जिन 2 लोगों को कार दुर्घटना में प्रीति को मारने की कोशिश करने के लिए रिश्वत दी गई थी, वह वास्तव में किरण थी। प्रीति पुलिस स्टेशन गई और हिरासत में ली गई किरण को देखा। सेल में भी वह एक अभिमानी और घमंडी अंदाज में थी। प्रीति को देखकर उसने ताना मारा, तुम्हारी तो जान बड़ी है, अभी भी सांस ले रही हो, है ना? जितनी सस्ती जान होती है, उसे बुझाना उतना ही मुश्किल होता है। तुम तो बस सस्ती जान लेकर पैदा हुई हो। आने से पहले प्रीति को हर तरह के संदेह थे, ये सोचकर कि किरण जयंत के लिए दोष ले रही होगी, लेकिन उसे ऐसे शाही अंदाज में देखकर वह पहले ही समझ गई। किरण किसी के लिए दोष नहीं ले रही थी, ये वही थी जिसने ये किया था। उसके लिए मानव जीवन पूरी तरह से बेकार था। अगर वह मारना चाहती थी, तो उसने बिना किसी दूसरी सोच के मार दिया। प्रीति ने उसे ठंडे लहजे से देखा, क्या तुमने ही होंग चांगगोंग को मेरी मां को मारने के लिए काम पर रखा था? तो क्या हुआ अगर मैंने किया था? किरण ने जहर उगला, उसने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया और मेरे पति को चुराने की कोशिश की। बस एक नीच रखेल, वह मरने के लायक थी। और तुम, एक रखेल की औलाद, तुम भी मरने के लायक हो। वह रखेल नहीं थी। अगर तुमने उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं बताया होता कि तुम्हारा और जयंत का तलाक हो चुका है, तो वह कभी जयंत के साथ नहीं होती। मैंने बस यूं ही कह दिया था। मुख्य बात उसे यह बताना था कि जयंत ने शादी से कुछ नहीं लिया, कि उसकी सारी संपत्ति मेरे पास आ गई। भले ही वह जयंत से शादी कर लेती, उसे कुछ नहीं मिलता। किसे पता था कि वह फिर भी गुप्ता परिवार के पद और भाग्य का लालच करेगी, बेशर्मी से तुम्हें, इस नीच बच्चे को जन्म देगी। प्रीति की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। एक पल के लिए वह गहराई से किरण का गला घोंटना चाहती थी और उसे मौत का स्वाद चखाने देना चाहती थी। हालांकि उसने जल्द ही खुद को शांत कर लिया। किरण, मेरी मां ने बहुत पहले गुप्ता परिवार छोड़ दिया था और फिर कभी जयंत से संपर्क नहीं किया। इतने सालों के बाद भी तुम उसे जाने क्यों नहीं देती? बेशक मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं कभी भी किसी भी महिला को नहीं छोड़ती जिसने मेरे पति को बहकाया। वह मरने के लायक थी, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि वह देहात में छिप जाएगी। मैंने सोचा था कि जयंत उसे शहर में एक गुप्त रखेल के रूप में रख रहा होगा, एक विला में रह रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं निकला। मुझे सालों तक ये बात परेशान करती रही कि मैं उसे नहीं ढूंढ पाई। प्रीति की आंखों से आंसू गिर पड़े। तो उसकी मां कुछ और साल इसलिए जी पाई क्योंकि वह अपने छोटे शहर वापस चली गई थी। वह बड़े शहर से पूरी तरह से गायब हो गई थी, कभी वापस नहीं लौटी, इसलिए किरण उसे कभी नहीं ढूंढ पाई थी। किरण, तुम सच में मरने के लायक हो। प्रीति की आवाज में एक ठंडक थी, तुम्हारे जैसी किसी के लिए मौत की सजा भी बहुत कम है। किरण ने तिरस्कार से हंसा, मैं कुछ दिनों तक यहाँ रहूंगी, फिर गुप्ता परिवार मुझे जमानत पर बाहर निकाल देगा। तुम्हें सच में नहीं लगता कि मुझे दोषी ठहराया जाएगा, है ना? मैं गुप्ता परिवार की पहली मालकिन हूँ और गुप्ता परिवार इस तरह से अपनी इज्जत नहीं खो सकता। वास्तव में गुप्ता परिवार इस तरह से अपनी इज्जत नहीं खो सकता। इसलिए जयंत पहले ही तुमसे तलाक लेने की तैयारी कर रहा है। वह तुमसे सभी संबंध साफ तौर पर तोड़ देगा। बदनामी सिर्फ तुम्हारी होगी और मरने वाली भी सिर्फ तुम ही होगी। किरण की मुस्कान जम गई, असंभव। जयंत मुझे कभी तलाक नहीं देगा। अब तक क्या गुप्ता परिवार से कोई तुमसे मिलने आया है? क्या जयंत तुमसे मिलने आया है? गुप्ता परिवार का हर कोई तुमसे दूरी बना लेगा। जयंत कभी भी एक हत्यारे को पत्नी के रूप में नहीं चाहेगा और तुम्हारे बेटे गुंजन और बेटी गुल कभी भी एक हत्यारे को मां के रूप में नहीं चाहेंगे। प्रीति ने ठंडे लहजे से कहा, तुम एक पागल औरत हो, कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा। न केवल मेरी मां तुम्हारे द्वारा मारी गई, बल्कि पुलिस ने यह भी पता लगा लिया है कि जयंत के युवा होने पर जिन सभी महिलाओं के साथ उसके संबंध थे, वे तुम्हारे हाथों मर गईं और यहां तक कि उसके बच्चे भी शामिल थे। और तुम अभी भी लू परिवार के साथ गठबंधन के विचारों से खुद को धोखा दे रही हो। अब जब लू परिवार जानता है कि तुमने इतने सारे लोगों को मार डाला है, तो क्या वे अभी भी गुल का उनके घर में स्वागत करेंगे? अपूर्व ने 1 लाख करोड़ का दान दिया। मोहिनी को अपनी प्रतिष्ठा सबसे प्यारी है, अपूर्व ने कहा। अगर यह उजागर हो जाता है कि उसकी मां एक हत्यारा है, तो क्या तुम्हें लगता है कि वह मनोरंजन उद्योग में अपना करियर जारी रख सकती है? अब तक वह तुमसे नफरत करती होगी और चाहती होगी कि उसका तुमसे कोई लेना देना ना हो। जयंत से तुम्हारा तलाक शायद उसे कुछ राहत देगा, है ना? और तुम्हारा सबसे प्यारा और बहुमूल्य बेटा गुंजन एक हत्यारे की मां के साथ, क्या वह किसी प्रतिष्ठित और उत्कृष्ट परिवार में शादी कर पाएगा? प्रीति ने जो भी वाक्य कहा, उससे किरण का चेहरा और पीला पड़ गया और अंत में वह पूरी तरह से रंगहीन हो गई। नहीं 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 नहीं, मैं पहले बस बकवास कर रही थी। मैंने निश्चित रूप से किसी को नहीं मारा। उन मौतों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। किरण ने घबराकर प्रीति की ओर देखा। मैंने तुम्हारी मां को नहीं मारा, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारी कार दुर्घटना का भी मुझसे कोई लेना देना नहीं है, किसी ने मुझे फंसाया है। प्रीति ने ताना मारा। तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ ये दावा करके सभी जिम्मेदारी से बच सकती हो कि किसी ने तुम्हें फंसाया है? तुम यह नहीं मानती कि पुलिस बिना सबूत के लोगों को गिरफ्तार करेगी, है ना? तुम्हें 3 दिनों तक हिरासत में रखा गया। क्या यह मेरी कार दुर्घटना के कारण था? बेशक नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि पुलिस को पहले ही तुम्हारे हत्या के सबूत मिल चुके हैं।
प्रीति के आने से पहले पुलिस ने पहले ही किरण से कई बार पूछताछ की थी और सबूतों के साथ उसका सामना किया था। पहले उसने भी किसी भी हत्या को करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब प्रीति को देखकर उसने इसे स्वीकार कर लिया क्योंकि सबूत सचमुच उसके सामने फेंक दिए गए थे। उसके पास अब बहस करने का कोई तरीका नहीं था। पुलिस से भारी सबूतों के तहत उसने पहले ही अपने अपराधों को कबूल कर लिया था। वह जानती थी कि पुलिस के पास बहुत सारे सबूत हैं। उसे एहसास नहीं था कि उसने हत्या करते समय कितनी गलतियां और निशान छोड़े थे। वह लगभग मानसिक रूप से टूटने के कगार पर थी, चिल्ला रही थी, भले ही गुप्ता परिवार मेरी परवाह न करे, मेरा अपना परिवार मुझे जेल जाते हुए नहीं देखेगा। चाहे जो भी सबूत हो, मेरा परिवार निश्चित रूप से इसे साफ कर देगा। गुप्ता परिवार भरोसेमंद नहीं है, लेकिन मेरा अपना परिवार है। तुम्हारा परिवार? प्रीति ने सिर हिलाया। तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा परिवार पहले तुम्हारा सहयोगी था, अब हमारे पुलिस अधिकारियों के सामने कुछ कड़ी मेहनत है। तुम्हारे अपराधों की जांच के बाद उन्हें इन वर्षों में तुम्हारे परिवार के अपराधों को देखना होगा। ये सब एक ही बार में निपटाने का एक सही मौका है। ऐसे महत्वपूर्ण सुराग प्रदान करने के लिए धन्यवाद। किरण अवाक रह गई। एक ठंडक उसके दिल से गुजर गई। प्रीति, तुम क्या कर रही हो? तुम मेरे अपने परिवार को भी नहीं छोड़ोगी? बेशक वे तुम्हारे सहयोगी हैं। तुम इतने सालों से हत्या कर रही हो और उनकी वजह से कानून की पहुंच से बाहर रही हो। बेशक हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम्हारे बुजुर्ग माता पिता पुलिस की जांच का सामना कर सकते हैं। प्रीति, तुम बेशर्म हो। घटनाएं मेरी करनी थी, उनका मेरे परिवार से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें क्या अधिकार है कि तुम कहो कि वे मेरे सहयोगी हैं? तुम दुर्भावनापूर्ण ढंग से उन्हें फंसा रही हो। क्या ये फंसाना है या नहीं, पुलिस जांच के बाद पता लगा लेगी, है ना? भले ही मैं उन्हें फंसाना चाहती, उन्हें पहले गंदे काम करने पड़ते। प्रीति ने फिर से ताना मारा और जाने के लिए मुड़ी। पुलिस स्टेशन के मुख्य द्वार के बाहर निकलने के बाद वह काफी देर तक धूप में गतिहीन खड़ी रही। उसकी मां का असली हत्यारा मिल गया था। अगर उसकी मां की आत्मा स्वर्ग में होती तो उसे कुछ हद तक सुकून मिलता। अचानक उसका फोन बजा। प्रीति ने जवाब दिया। निदेशक संघवी का फोन था। कोई उनके अस्पताल को फिर से दान दे रहा था। इस बार यह पूर्वी साम्राज्य समूह की ओर से था। प्रीति टैक्सी लेकर अस्पताल वापस गई और निदेशक संघवी के कार्यालय पहुंची। कार्यालय में निदेशक संघवी और उनके सहायक के अलावा अपूर्व और उनका परिवार था। जिसने प्रीति को आश्चर्यचकित किया वह यह था कि न केवल अपूर्व और उनके पिता श्री यशपाल आए थे, बल्कि उनकी मां श्रीमती आरती भी आई थी। डॉक्टर प्रीति, पिछली बार इलाज के लिए धन्यवाद। मेरे पिताजी की हालत अब स्थिर हो गई है। आपकी चिकित्सा कला वास्तव में जीवन रक्षक है। बूढ़े व्यक्ति भी बहुत आभारी हैं और उन्होंने विशेष रूप से मुझे पूर्वी साम्राज्य परिवार का प्रतिनिधित्व करने और आपके अस्पताल को 1 लाख करोड़ का दान देने के लिए कहा है। जैसे ही श्री यशपाल ने बोलना शुरू किया, उन्होंने प्रीति को आश्चर्यचकित कर दिया। वह श्री यशपाल की उदारता पर चकित थी। आप 1 लाख करोड़ का दान दे रहे हैं? हाँ। उसका आश्चर्य देखकर श्री यशपाल हल्के से मुस्कुराए। बूढ़े व्यक्ति को उम्मीद है कि यह पैसा आपके अस्पताल को विकसित करने और डॉक्टर प्रीति को अधिक जीवन बचाने में मदद करेगा। प्रीति चाहकर भी हल्की मुस्कान रोक नहीं पाई। अपूर्व ने इस दान का उपयोग प्रीति का सद्भाव खरीदने के लिए करना चाहा। 100 करोड़ छोटी रकम नहीं थी और भविष्य में यदि पूर्वी साम्राज्य के किसी सदस्य को मदद की जरूरत पड़े तो प्रीति, चाहे अपूर्व के सम्मान में या इस 100 करोड़ के लिए, चुप नहीं बैठेगी। पर इस बात को जबान पर लाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अपूर्व जानता था कि प्रीति समझदार और दयालु दोनों है। वरना वह अपूर्व परिवार के पास नहीं आती और केवल इसलिए बूढ़े मालिक को बचाने के लिए अथक प्रयास नहीं करती क्योंकि उनके बेटे ने एक बार उसकी मदद की थी। प्रीति के चेहरे पर गंभीरता थी। उसने ईमानदारी से कहा, बूढ़े मालिक और आपके विश्वास के लिए धन्यवाद। निश्चिंत रहें, मैं इस दान का सदुपयोग करूंगी। इसके अलावा चूंकि आपने हमारे अस्पताल को इतना बड़ा एकमुश्त दान दिया है, अब से पूरा पूर्वी साम्राज्य परिवार हमारे अस्पताल का वीआईपी क्लाइंट माना जाएगा और हम आपके तथा आपके परिवार के सदस्यों के लिए निरंतर स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करेंगे। पहले प्रीति को वास्तव में अंदाजा नहीं था कि उसकी और उसकी दादी की चिकित्सा कौशल की कीमत कितनी है, क्योंकि उसकी दादी ने हमेशा जान बचाने और इलाज के लिए मामूली शुल्क लिया था, इसलिए प्रीति ने भी अपने क्लिनिक में ज्यादा शुल्क नहीं लिया था। ये तब हुआ जब उसने अमीर परिवारों के लोगों का इलाज करना शुरू किया, तब उसे एहसास हुआ कि उच्च स्तरीय चिकित्सा कौशल अमूल्य है। जो लोग जितने अमीर थे वे इस बात को उतना ही महत्व देते थे और वे पैसे की परवाह कम करते थे। पूर्वी साम्राज्य द्वारा 100 करोड़ का सीधा दान सबसे बड़ा एकल दान था जिसे उसने अस्पताल का कार्यभार संभालने के बाद स्वीकार किया था, इसलिए पूरे पूर्वी साम्राज्य के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने का प्रीति का वादा बहुत ईमानदार था। वह पैसा उसके लिए आस्था अस्पताल को खरीदने के लिए काफी था। अपूर्व प्रीति के जवाब से बहुत खुश था। वह सचमुच समझ गई थी कि पूर्वी साम्राज्य का 100 करोड़ का दान किस लिए था। उसने आगे बढ़कर प्रीति की ओर हाथ बढ़ाया। तो मैं आपको पहले से धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर प्रीति। अब से हमारे परिवार में हर कोई संगम अस्पताल में ही इलाज कराएगा और हमें भविष्य में निश्चित रूप से आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। उसने अंत में आप शब्द पर थोड़ा जोर दिया। ऐसा नहीं था कि उसे निदेशक संघवी या अस्पताल के अन्य डॉक्टरों पर भरोसा नहीं था, लेकिन वे बस प्रीति के समान स्तर पर नहीं थे। एक महत्वपूर्ण क्षण में जहां जीवन दांव पर हो, केवल प्रीति का हस्तक्षेप ही पर्याप्त होगा, जबकि अन्य डॉक्टर केवल एक सजावट का काम कर सकते थे। प्रीति स्वाभाविक रूप से अपूर्व का तात्पर्य समझ गई थी। उसने सिर हिलाया। आप बहुत विनम्र हैं। ये सब मेरे काम का हिस्सा है। अगर किसी को सिरदर्द या बुखार या कुछ भी हो तो बस मुझे बता दीजिएगा। तब अपूर्व को आश्वासन मिला। उसने तुरंत प्रीति के साथ दान समझौते पर हस्ताक्षर किए और समूह द्वारा संगम अस्पताल के खाते में 100 करोड़ स्थानांतरित करवा दिए। दान करने के बाद अपूर्व ज्यादा देर नहीं रुका और जल्दी से चला गया। लेकिन अपूर्व और उसकी मां श्रीमती वांग के जाने का कोई इरादा नहीं था। प्रीति के लिए उन्हें जाने के लिए कहना उचित नहीं था, खासकर तब जब उन्होंने अभी 100 करोड़ का दान दिया था।
उसके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय अपूर्व और श्रीमती वांग को चाय के लिए अपने दफ्तर में आमंत्रित करने के। इस बार अपूर्व उससे मिलने पर बहुत अधिक शांत लग रहा था। एक भद्र बेटे की सौम्य गरिमा को फिर से पा लिया। प्रीति, तुम मेरे घर कब आओगी? बूढ़े मालिक हर समय तुम्हारे बारे में बात करते हैं। उन्होंने कहा कि पिछली बार हमने बहुत कम बात की थी और मुझे तुम्हें फिर से आमंत्रित करने के लिए कहा है। वह व्यक्तिगत रूप से तुम्हारी मेजबानी करना चाहते हैं। वह जानते हैं कि तुम्हें चाय पीना पसंद है और उन्होंने अपनी कीमती पुएर चाय की टिकिया भी ढूंढ ली है। बस तुम्हारे आने और उसे पीने का इंतजार है। प्रीति हल्के से मुस्कुराई और उसके लिए एक कप चाय डाली, फिर श्रीमती वांग के लिए एक और। लगता है बूढ़े मालिक पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छे हो गए हैं, यहाँ तक कि उनकी भावनाएं भी बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे वास्तव में फिर से मिलने आना चाहिए ताकि उनकी नब्ज फिर से देख सकूं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि बूढ़े मालिक को अपनी बीमारी से कोई लंबे समय तक रहने वाला प्रभाव न हो। जैसे ही अपूर्व ने सुना कि वह वास्तव में उनके घर आने की योजना बना रही है, उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। तो तुम कब खाली हो? कल कैसा रहेगा? जरूर, कल करते हैं। तुम्हारे आने की बात सुनकर बूढ़े मालिक बहुत खुश होंगे। शायद वह एक कटोरी अतिरिक्त चावल खाएंगे। प्रीति खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। इतना अतिरंजित मत करो। मैं बिल्कुल अतिरंजित नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता कि मेरे दादा तुम्हें अब कितना पसंद करते हैं। तुमने उनकी जान बचाई। वह मुझे पहले की तुलना में अधिक अनुकूल रोशनी में देखते हैं। मैं अब अपने चचेरे भाई की तुलना में कहीं अधिक प्यारा हूँ और इससे भी बड़ी बात यह है कि वह चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी करूँ। अपूर्व के चेहरे पर सौम्य मुस्कान जम गई। ये कृतज्ञता को शत्रुता से चुकाना कैसे हो सकता है? क्या तुम वास्तव में मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो? प्रीति ने सहजता से श्रीमती वांग की ओर देखा, जो अपूर्व के बगल में बैठी थी। वह भूली नहीं थी कि कैसे श्रीमती वांग ने अतीत में उसे डांटा था। नहीं, वह भूली थी कि श्रीमती वांग को अपूर्व के करीब होना कितना नापसंद था। श्रीमती वांग चुपचाप अपने बेटे को प्रीति से बात करते हुए सुन रही थी। प्रीति को अपनी ओर देखते हुए उसने आखिरकार बोलना शुरू किया। डॉक्टर प्रीति, बूढ़े मालिक के मन में वास्तव में मुंह की आपसे शादी करवाने का विचार था। मुंह भी आपको बहुत पसंद करता है। हालांकि उसकी आपके प्रति पसंद इसलिए नहीं है कि आपने उसके दादा को बचाया, उसे पहले से ही आप पसंद थी। क्या ऐसा है? प्रीति ने स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया कि वह क्यों नहीं गई थी और इसके बजाय अपूर्व के साथ उसके दफ्तर में आई थी। वह सीधे बोली, लेकिन मेरा जवाब पहले जैसा ही है। मेरे मन में युवा मास्टर मुंह के लिए केवल एक पेशेवर सहयोगी की भावना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने कभी पूर्वी साम्राज्य परिवार में शादी करने के बारे में नहीं सोचा। नहीं, मैंने युवा मास्टर मुंह के साथ किसी अन्य प्रकार के संबंध रखने पर विचार किया है। पहले उनकी सहायक बनना अच्छा था और अब दोस्त बनना अच्छा है। श्रीमती वांग को अत्यधिक आश्चर्य हुआ। तुम सचमुच मुंह से शादी नहीं करना चाहती? तुम पूर्वी साम्राज्य परिवार में शादी नहीं करना चाहती? क्या मुंह में कुछ गलत है? बाहर की अफवाहों पर विश्वास मत करो। मुंह वास्तव में वह अयाश नहीं है जैसा वे कहते हैं। जब वह किसी के बारे में गंभीर होता है तो वह बहुत समर्पित हो सकता है। मैं जानती हूँ कि युवा मास्टर मुंह अफवाहों जैसे नहीं है। वह एक अच्छे इंसान है, लेकिन मेरे मन में उनके लिए वास्तव में कोई अन्य भावनाएं नहीं है और मैं अभी शादी करने की योजना नहीं बना रही हूँ। प्रीति हल्के और शांति से बोली, जैसा कि आप जानती हैं, मैं पहले ही एक बार शादी कर चुकी हूँ। शादी का मेरे लिए कोई आकर्षण नहीं है। मैं अपने अस्पताल चलाने और अपने चिकित्सा कौशल में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी। मेरे लिए यही सबसे अर्थपूर्ण है। अपूर्व उसके शब्दों से ज्यादा हैरान नहीं था। अगर वह उससे शादी करने के लिए राजी हो जाती, या यहाँ तक कि अगर उसने कहा होता कि वह इस पर विचार करेगी, तो वह बहुत स्तब्ध हो जाता। जब से उसका आकाश से तलाक हुआ है, वह एक कर्मठ बन गई है। उसका मन और आंखें केवल उसके करियर पर हैं। वह वर्तमान में केवल पैसे कमाने पर केंद्रित है और उसके मन में शादी के कोई विचार नहीं है। हालांकि श्रीमती वांग ने प्रीति को जटिल भावनाओं के साथ देखा। वह मानती थी कि प्रीति उसके बेटे को पसंद करती है और उसे छोड़ना नहीं चाहती, इसीलिए वह पैसे की पेशकश किए जाने पर भी नहीं जाएगी। अब उसे एहसास हुआ कि यह सब उसकी अपनी काल्पनिक इच्छा थी। प्रीति ने उसके बेटे पर एक दूसरी नजर भी नहीं डाली थी। इसका शायद मतलब था कि बूढ़े मालिक की योजनाएं धूल फांकने वाली थीं। वह चाहते थे कि उनका पोता एक दिव्य डॉक्टर से शादी करे, ताकि पूर्वी साम्राज्य परिवार के पास भी भविष्य में एक दिव्य डॉक्टर हो। इसके अलावा प्रीति अब कियाओ उपनाम नहीं रखती थी, बल्कि गु रखती थी और उसके पास गुप्ता समूह में शेयर थे, जिसने उसकी स्थिति को नाटकीय रूप से ऊपर उठा दिया था। यह उल्लेख न करना कि वह कितनी सुंदर थी। जो बच्चे वह पैदा करेगी, उनके भी सुंदर होने की संभावना थी। उससे शादी करना वास्तव में अपूर्व के लिए उपयुक्त से अधिक था। फिर भी उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया, भले ही समूह ने 100 करोड़ का दान दिया था। पैसा असाधारण डॉक्टर प्रीति के दिल को हिला नहीं सका। जब प्रीति उसके बेटे के बहुत करीब थी तो श्रीमती वांग चाहती थी कि वह उससे दूर रहे। अब जब वह खुद को अपने बेटे से दूर कर रही थी तो श्रीमती वांग इसके विपरीत उम्मीद कर रही थी कि प्रीति उसके बेटे के थोड़ा करीब आ जाए। आखिरकार बूढ़े मालिक अब प्रीति को इतना पसंद करते थे कि अगर उनका बेटा उससे शादी कर लेता तो भविष्य के उत्तराधिकारी की स्थिति लगभग निश्चित रूप से सुरक्षित हो जाती। डॉक्टर प्रीति, अगर तुम मेरे पहले के बुरे रवैये के कारण संकोच कर रही हो तो मैं तुमसे ईमानदारी से माफी मांगती हूँ। बहुत सोचने के बाद श्रीमती वांग ने माफी मांगने का फैसला किया। ये पहले मेरी तरफ से एक गलतफहमी थी, मुझे सच में अफसोस है। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे सुधारने का एक मौका दे सकती हो। अगर तुम मुंह के साथ रहने को तैयार हो तो मैं वादा करती हूँ कि जो पहले हुआ वह फिर कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें अपने बच्चे की तरह मानूंगी और अगर तुम्हारी और मुंह की बहस भी होती है तो मैं तुम्हारा पक्ष लूंगी। प्रीति को उम्मीद नहीं थी कि श्रीमती वांग उससे माफी मांगेगी। आज तक यह अमीर परिवार की एकमात्र महिला थी जिसने कुछ गलत किया था और वास्तव में उससे माफी मांगी थी। उसने श्रीमती वांग को नए सम्मान के साथ देखा, लेकिन बस इतना ही। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है।
मैं बस अभी शादी करने की कोई योजना नहीं बना रही हूँ। मैं अकेले रहकर काफी खुश हूँ, सचमुच। श्रीमती वांग खुद को अपने बेटे की ओर देखने से रोक नहीं पाए। आंखों से उसे संकेत दे रही थी कि वह प्रीति के लिए अपनी भावनाओं को फिर से जल्दी से व्यक्त करे। क्या वह घर पर होने पर बहुत अच्छी तरह से बात नहीं करता था? उसने उसकी आकाश तक प्रशंसा की, पूरी तरह से मोहग्रस्त लग रहा था, तो अब जब वह प्रीति को खुद देख रहा था तो वह कुछ भी क्यों नहीं कह सका। हालांकि अपूर्व ने उसकी बांह थपथपाई, उसे और कुछ न कहने का संकेत दिया। वह अपनी मां की तुलना में प्रीति को कहीं अधिक समझता था। वह हमेशा जानता था कि प्रीति के मन में उसके लिए रोमांटिक भावनाएं नहीं थीं, जो एक प्रमुख कारण था कि उसने कभी भी उसे उसके साथ रहने पर जोर नहीं दिया था। उसने सोचा कि अगर प्रीति कभी आकाश से नहीं मिली होती या किसी से दुखी नहीं हुई होती तो शायद उसके पास उसके लिए भावनाएं पैदा करने का मौका हो सकता था। दुर्भाग्य से वह एक कदम देर से आया। प्रीति को अब हिलाना बहुत मुश्किल था। प्रीति, मैं जानता हूं कि अभी तुम केवल अपने करियर को विकसित करना चाहती हो। हालांकि भविष्य में किसी दिन अगर तुम शादी के बारे में सोचती हो तो मुझे पहले विचार करना याद रखना। मैं और पूर्वी साम्राज्य परिवार दोनों बहुत ईमानदार हैं। अपूर्व जानबूझकर हल्के लहजे में बोला, यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि अगर तुम हमारे परिवार में शादी करती हो तो तुम्हारी बात जरूर सुनी जाएगी। प्रीति को लगा कि वह शायद किसी चीज का संकेत दे रहा था। आखिरकार जब वह वर्मा परिवार के साथ थी तो उसकी किसी भी चीज में कोई बात नहीं सुनी जाती थी और यहाँ तक कि उसकी सास द्वारा भी तिरस्कार किया जाता था। वह मुस्कुराए और अपूर्व की दयालुता को स्वीकार किया। धन्यवाद युवा मास्टर मू, आपकी दूरदर्शिता वास्तव में महान है। आपके पारिवारिक व्यवसाय को विरासत में लेने और पूर्वी साम्राज्य समूह का प्रभार लेने के बाद पूर्वी साम्राज्य परिवार निश्चित रूप से और भी समृद्ध और फलने फूलने वाला हो जाएगा। अपूर्व भी मुस्कुराया, तो मैं तुम्हारे शुभ शब्दों को दिल से लेता हूँ, इस उम्मीद में कि मैं जल्द ही अपने दादा का विश्वास जीतूंगा और समूह का प्रभार लूंगा। वे बात कर ही रहे थे कि अचानक प्रीति के दफ्तर का दरवाजा धक्का देकर खोला गया। अपूर्व ने सिर घुमाया और देखा कि यह वास्तव में आकाश था। आकाश को उम्मीद नहीं थी कि वह प्रीति के दफ्तर में अपूर्व से मिलेगा। अपूर्व की मां का तो सवाल ही नहीं था और उसके दिल में अचानक एक असुखद पूर्वाभास उत्पन्न हुआ। अपूर्व खड़ा हुआ, आकाश को संबोधित करते हुए, अध्यक्ष आकाश, क्या संयोग है आपसे यहाँ मिलना? क्या आप डॉक्टर से मिलने आए हैं? आकाश की आवाज ठंडी थी। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, लेकिन तुम दूसरी ओर ऐसे दिखते हो जैसे तुम्हें इलाज की जरूरत है। अपूर्व उसकी ठंडक से बेपरवाह लग रहा था, अपनी विशिष्ट मिलनसार मुस्कान दिखाते हुए, क्या संयोग है, मैं भी काफी स्वस्थ हूँ। मैं बस प्रीति को मेरे दादाजी को ठीक करने के लिए धन्यवाद देने आया था। बोलने के बाद उसने प्रीति को देखा। मैंने तुम्हें काफी देर तक विलंबित कर दिया है, तो मेरी माँ और मैं पहले चले जाएंगे। तुम अपने काम के साथ आगे बढ़ो। कल मेरे घर खेलने आना याद रखना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। श्रीमती वांग भी खड़ी हुई। वह एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन फिर भी प्रीति से कहा, मैं अभी भी उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर प्रीति मेरे प्रस्ताव पर फिर से विचार करेंगी। मैं वास्तव में चाहती हूँ कि तुम मेरी बहू बनो और मुंह के पिता भी यही महसूस करते हैं। हमारे परिवार में शादी करके तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा, इसलिए अपनी पिछली शादी की विफलता के कारण शादी को अस्वीकार मत करो। फिर से कोशिश करने लायक है। प्रीति ने कुछ लाचारी से जवाब दिया, ठीक है, मैं समझ गई। श्रीमती वांग ने सिर हिलाया और अपने बेटे के पीछे प्रीति के दफ्तर से बाहर निकल गई। जैसे ही वह निकली उसने आकाश को निहारा, ये सोचते हुए, आकाश और प्रीति का तलाक हो गया था, है ना? वह अभी भी उसे क्यों ढूंढ रहा था? क्या वह प्रीति को वापस जीतना चाहता था? लिफ्ट में पहुंचने पर श्रीमती वांग ने अपने बेटे से पूछा, मुंह आकाश यहाँ क्यों आया होगा? क्या उसके प्रीति के साथ अच्छे संबंध हैं? अपूर्व के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई थी और माथे पर शिकन डालते हुए उसने कहा, मैं यह नहीं कहूंगा कि उनके अच्छे संबंध हैं, लेकिन शक्ति को अपने प्रीति के अस्पताल को काफी बड़ी रकम दान की है। हाल ही में आकाश प्रीति के साथ अपने संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वह उसे ढूंढने आया था। अपने प्रीति के साथ संबंध सुधारना, इसका क्या मतलब है? वह उससे फिर से शादी करने के बारे में तो नहीं सोच रहा है? अपूर्व का लहजा कुछ मायावी हो गया। शुरू में आकाश शायद प्रीति को तलाक देना ही नहीं चाहता था। उसने हमेशा उसे पसंद किया है और उसके मिजाज के साथ अगर वह नहीं चाहता तो कोई भी उसे उससे शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। तो उसने प्रीति को तलाक क्यों दिया? दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों का एक संयोजन, साथ ही उसकी अपने बड़े भाई की मंगेतर की देखभाल करने की सनक। श्रीमती वांग को अंदरूनी कहानी समझ में नहीं आई और उसने अपने बेटे के कहने का मतलब पूरी तरह से नहीं समझा, लेकिन उसके पास एक और खबर थी। क्या तुमने सुना? आकाश का बड़ा भाई अभी भी जीवित है और वह वापस आ गया है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि श्रीवर्ण पहले ही शक्ति कॉप को अपने सबसे बड़े बेटे को वापस सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। अपूर्व की भौहें तुरंत ढीली पड़ गईं और उसके चेहरे पर एक मुस्कान फिर से दिखाई दी। मैंने सुना है उसका बड़ा भाई वास्तव में अभी भी जीवित है और उसे संगम अस्पताल और प्रीति ने बचाया था। अगर शक्ति कॉप शौर्य को दिया जाता है तो हमारे समूह पर दबाव बहुत कम हो जाएगा। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या शौर्य की समूह को संभालने की क्षमता उसके छोटे भाई जितनी अच्छी नहीं है? हाँ, शौर्य साधारण है, उसमें आगे बढ़ने की प्रेरणा और प्रतिभा को पहचानने की दूरदर्शिता दोनों की कमी है। आकाश से बहुत पीछे है। श्रीमती वांग को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन क्या बाहर हमेशा यह नहीं कहा जाता था कि आकाश अपने बड़े भाई जितना अच्छा नहीं है? यहाँ तक कि उनके समूह के निदेशक और श्रीवर्ण खुद भी आकाश को सक्षम नहीं मानते हैं। उसके सीईओ बनने के बाद अनगिनत लोगों ने उसकी आलोचना की, यह उम्मीद करते हुए कि उसे पद से हटा दिया जाए। वे बाहरी लोग क्या जानते हैं? मैंने दोनों भाइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और अगर प्रीति की मदद नहीं होती तो मैं आकाश को हरा नहीं सकता था। मैं उन बाहरी लोगों से बेहतर जानता हूं कि उससे निपटना कितना मुश्किल है। लिफ्ट के दरवाजे खुले और अपूर्व जल्दी से बाहर निकल गया, फिर अपनी आवाज धीमी की, श्रीवर्ण आकाश को केवल पक्षपात के कारण नापसंद करते हैं।
वह और उनके समूह के वे निदेशक सभी आज्ञाकारी लोगों को पसंद करते हैं। शौर्य बुद्धिहीन है और स्वाभाविक रूप से हर पहलू में उनकी बात सुनता है। आकाश की बुद्धिमत्ता उन लोगों को कुचल देती है और निश्चित रूप से वह उन्हें इच्छा से हेरफेर नहीं करने देगा। वह अदम्य है, इसलिए स्वाभाविक रूप से श्रीवर्ण और निदेशक उसे पसंद नहीं करते हैं। मैं समझ गई। प्रीति के दफ्तर में आकाश का चेहरा इस समय बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। उसका पूर्वाभास आखिरकार सही था। अपूर्व का वास्तव में प्रीति से शादी करने का इरादा था और वह अपनी मां को भी दूत के रूप में लाया था। श्रीमती वान के जाने से पहले के हाव भाव को देखकर ऐसा लगा कि उसे डर था कि प्रीति उससे और पूर्वी साम्राज्य परिवार से असंतुष्ट होगी। उसने जानबूझकर अपनी स्थिति को नीचा किया, प्रीति को अपूर्व से शादी करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की। प्रीति ने आकाश पर नजर डाली, खुद को रोक नहीं पाई। तुम वहां क्यों खड़े हो? तुम्हारा पैर अभी तक ठीक नहीं हुआ है, तुम जल्दी से क्यों नहीं बैठ जाते? मेरी चोट अब ठीक है। आकाश आगे बढ़ा, प्रीति की कलाई पकड़ी, फिर उसकी कलाई के साथ नीचे खिसका और उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। तुम्हें अपूर्व से शादी नहीं करनी चाहिए। प्रीति ने सिर झुकाया, आत्मा उपहास के साथ कड़वाहट से मुस्कुराई। वह अपूर्व से शादी कैसे कर सकती थी? पूर्वी साम्राज्य परिवार के युवा मास्टर एक बेहतर व्यक्ति के लायक थे। उनका तलाक हो गया था और वह अभी भी उससे उलझी हुई थी। वह खुद से भी घृणा करती थी। उसने कई बार आकाश की हथेली से अपना हाथ निकालने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुई। मुझे छोड़ो। आकाश ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा और उसे अपने किनारे के करीब खींच लिया। परसों और उससे पहले के दिनों में जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था तो तुमने मुझे छोड़ने के लिए नहीं कहा था, तो आज अपूर्व को देखने के बाद तुम मुझे छोड़ने के लिए क्यों कह रही हो? क्या तुम उससे लुभा गई हो? क्या तुम मुझे दूर धकेलना चाहती हो? प्रीति ने बिना कुछ बोले ऊपर देखा, खट्टे आकाश का सामना करते हुए। पहले इसलिए था क्योंकि तुम्हें चोट लगी थी। मुझे डर था कि अगर मैं तुम्हें छोड़ने के लिए कहूंगी तो ये बहुत असंवेदनशील लगेगा। अब तुम ठीक नहीं हो। तुम्हें खड़े होने या चलने में कोई समस्या नहीं है और तुम एक सामान्य व्यक्ति से अलग नहीं लगते हो, इसलिए बेशक मुझे अब चिंतित होने की जरूरत नहीं है। क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि तुम अपूर्व के बारे में चिंतित हो? मुझे उसकी चिंता क्यों करनी चाहिए? क्या तुम कभी रुकोगे? प्रीति ने उसे घूर कर देखा। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुमने मुझे एक बार बचाया है तुम जो चाहो कर सकते हो। आकाश ने हाथ बढ़ाया, अपनी बांह उसकी कमर के चारों ओर लपेटी और सीधे उसे अपनी बाहों में खींच लिया। मैं अंदरूनी मंशा के लिए तुम्हारी कृतज्ञता का उपयोग नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें बचाया है या नहीं, इसके बावजूद मैं तुम्हें अपूर्व से शादी करने के लिए सहमत नहीं हो सकता। अगर तुम्हें शादी करनी है तो तुम केवल मुझसे ही शादी कर सकती हो। अगर तुम किसी और से शादी करने की कोशिश करोगी तो मैं निश्चित रूप से शादी को बाधित करूंगा और तुम्हें इससे गुजरने नहीं दूंगा। प्रीति उसके पैर की चोट को छूने से डरती थी। उसने ताकत से उसे धक्का दिया। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। मैं पहले ही तुमसे एक बार शादी कर चुकी हूं। मैं फिर से आग के गड्ढे में नहीं कूदूंगी। मुझे जल्दी से छोड़ो। आकाश ने हठपूर्वक उसे पकड़ रखा था और छोड़ने से मना कर दिया। ये पहले मेरी गलती थी, भविष्य में ऐसा नहीं होगा। मुझसे शादी करना आग के गड्ढे में कूदना नहीं होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। प्रीति को उसके द्वारा बहुत कसकर पकड़ा गया था और वह केवल लाचारी से संघर्ष करना छोड़ सकती थी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी तुम पर विश्वास करूंगी? तो मैं धीरे धीरे तुम्हें ये साबित करूंगा, लेकिन तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। प्रीति कुछ देर चुप रही, फिर आखिरकार कहा, मैं शादी नहीं करूंगी। अब क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? आकाश ने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की। तो तुम्हें कल पूर्वी साम्राज्य परिवार से मिलने की भी अनुमति नहीं है। अपूर्व के इरादे निश्चित रूप से अच्छे नहीं हैं। प्रीति ने उसे दूर धकेल दिया और सिर हिलाया। मुझे पूर्वी साम्राज्य परिवार से मिलने जाना होगा। मुझे नहीं पता कि बूढ़े मालिक की स्थिति कितनी ठीक हुई है। मुझे ये सुनिश्चित करने के लिए उनकी नब्ज फिर से लेनी होगी कि वह ठीक हैं। आज पूर्वी साम्राज्य ने हमारे अस्पताल को 100 करोड़ का दान दिया। नैतिक और तार्किक रूप से मुझे जाना चाहिए। 100 करोड़ का दान। अपने आश्चर्य के बाद आकाश बहुत देर तक चुप रहा। अधिक से अधिक लोग प्रीति के मूल्य को पहचान रहे थे। गुप्ता परिवार, पूर्वी साम्राज्य परिवार, कमल परिवार, उन सभी ने संगम अस्पताल को दान दिया और रकम छोटी नहीं थी। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि भविष्य में अगर वे बीमार पड़ें तो प्रीति से मदद मांग सकें। लेकिन प्रीति के मूल्य को पहचानने वाला पहला व्यक्ति, प्रीति को पैसा देने के लिए कहने वाला पहला व्यक्ति, वास्तव में उसका पिता श्रीवर्ण था। इसके विपरीत, हालांकि उसने प्रीति से शादी की थी और यहाँ तक कि उसके साथ रात रात भर बिस्तर साझा किया था, उसने कभी महसूस नहीं किया था कि वह कितनी सक्षम थी। हर बार जब उसने सोचा कि उसने एक बार उसे फूलदान कहा था जो अपने चेहरे पर निर्भर करती थी, तो उसे अपने चेहरे पर शारीरिक दर्द महसूस होता था। बहुत देर बाद आकाश ने आखिरकार धीमी आवाज में कहा, चूंकि यह काम के लिए है तो तुम्हें जाना चाहिए। मैं तुम्हारे काम का समर्थन करता हूँ, मैं तुम्हारे करियर के विकास का समर्थन करता हूँ, लेकिन तुम अपूर्व के बहुत करीब नहीं जा सकती। वह हमेशा तुम्हें लालच भरी नजरों से देखता रहा है। समझ गई। प्रीति ने वैसे भी अपूर्व के बहुत करीब जाने की योजना नहीं बनाई थी। सहकर्मी होना, दोस्त होना, वह ठीक था, लेकिन उसने हमेशा विपरीत लिंग से एक उपयुक्त दूरी बनाए रखी। आकाश को छोड़कर, जहां उसने अपने नियम तोड़े, लेकिन वह भी लाचारी से बाहर था। वह उसके लिए प्रतिरोधी नहीं थी, जो प्रभावशाली और हावी भी था, और वह बस सामना नहीं कर सकती थी। अगले दिन सुबह 9 बजे प्रीति ने पूर्वी साम्राज्य परिवार के विला तक जाने के लिए एक टैक्सी ली। उसकी कार नष्ट हो गई थी और हालांकि एक नई का आदेश दिया गया था, उसे लेने में आधा महीना लगेगा, इसलिए वह हाल ही में टैक्सी ले रही थी। अपूर्व ने उसका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वागत है डॉक्टर प्रीति, कृपया अंदर आएं। जैसे ही प्रीति बैठक में कदम रखी, उसने पहले अपूर्व को मुस्कुराकर अभिवादन किया, कुछ वाक्य बातचीत की और फिर उसकी नब्ज ली। एक पल बाद उसने अपना हाथ वापस लिया। बूढ़े मालिक बहुत अच्छी तरह से ठीक हो गए हैं। आपके मजबूत शारीरिक आधार हैं, अन्यथा आप इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाते, लेकिन आपको लापरवाह नहीं होना चाहिए।
1 महीने के लिए हल्के और पौष्टिक आहार के साथ अच्छी तरह से आराम करें, अतिपोषण न करें लेकिन इसकी उपेक्षा भी न करें। आज अपूर्व की मुस्कान विशेष रूप से सौम्य थी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा बेटी। मुझे पहले भारी और मसालेदार स्वाद खाना बहुत पसंद था, लेकिन अब मुझे रुकना होगा। प्रीति मुस्कुराई। 1 महीने के लिए रुकें, जब चोटें पूरी तरह से ठीक हो जाएं, तो उन्हें खाने में कोई बुराई नहीं है। अपूर्व ने उसके साथ सहमति में सिर हिलाया। वह कभी भी अपनी इच्छाओं में विशेष रूप से इंडल्जेंट नहीं रहा था, लेकिन वह हमेशा मसालेदार भोजन खाने का आदी रहा था और अचानक उसे खाने में असमर्थ होना वास्तव में उसके लिए थोड़ा असुविधाजनक था। लेकिन अब जब उसकी जान बचाई गई थी, अगर यह प्रीति के लिए नहीं होता, तो वह अब इस दुनिया में नहीं होता। यह महसूस करने के बाद मसालेदार भोजन खाने में असमर्थता तुच्छ लग रही थी। फर्श से छत तक की खिड़कियों से सूरज की रोशनी बहती थी और पूरे बैठक में फैलती थी, अंदर के लोगों को गर्म करती थी, एक आरामदायक माहौल बनाती थी। ये केवल मौत के किनारे तक जाकर वापस आने के बाद ही अपूर्व को एहसास हुआ कि जीवित रहना कितना सुंदर था। वह खुद को प्रीति की ओर देखने से रोक नहीं पाया, वह लड़की जिसने उसे यमराज के चंगुल से वापस छीन लिया था। एक चीनी मिट्टी के रंग और एक चेहरा इतना सुंदर था कि एक ही नजर के बाद भूलना असंभव था। उसका व्यक्तित्व नर्म और फिर भी दृढ़, विनम्र और फिर भी सिद्धांतों वाला था। करीब से निरीक्षण करने पर कोई वास्तव में उसके शानदार चेहरे में जयंत का एक निशान देख सकता था। जयंत अपने दिनों में प्रसिद्ध रूप से सुंदर था और ऐसा लगता था कि प्रीति को उसके दोनों माता पिता से सबसे अच्छे गुण विरासत में मिले थे, सौंदर्य, बुद्धिमत्ता, फिर भी एक दुर्लभ विनम्रता। जितना अधिक अपूर्व ने देखा, उतना ही अधिक उसे पसंद आया। वह खुद को कहने से रोक नहीं पाया, बेटी, मेरी पोती बहू बन जाओ। जब तक तुम पूर्वी साम्राज्य परिवार में शादी करने को तैयार हो, मैं तुम्हें एक बड़ा दहेज दूंगा। गुप्ता परिवार के बूढ़े आदमी ने तुम्हें जो पेशकश की थी, उससे भी अधिक। ये कैसा रहेगा? क्या आप चाहते हैं कि मैं प्रीति के जवाब और कहानी के अगले भाग को जारी रखूं? प्रीति ने मन ही मन कड़वाहट से मुस्कुराया। उसे पता था कि इस बार उसने अपूर्व की जान बचाई है और वह बुजुर्ग व्यक्ति उसका आभारी व स्नेह से भरा हुआ था, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सचमुच उसे अपूर्व परिवार में विवाह करने के लिए कहेंगे। वह केवल लाचारी से मुस्कुरा सकी और बोली, शायद आपको पता न हो, पर मेरा एक बार तलाक हो चुका है। आरुष जैसा प्रतिभाशाली और रूपवान युवक, क्या एक तलाकशुदा महिला से विवाह करना अनुचित नहीं होगा? मेरी भी अभी विवाह की कोई योजना नहीं है, इसलिए मैं आपके नेक इरादों की सराहना ही कर सकती हूँ। अपूर्व ने जरा भी परवाह न की और कहा, एक बार तलाक हो गया तो क्या हुआ? यह कोई बड़ी बात नहीं है। आरुष की दादी का भी एक बार तलाक हो चुका था, और क्या मैंने उत्सुकता से उनसे विवाह के लिए नहीं पूछा था? प्रीति कुछ हैरान हुई, अनजाने में आरुष की ओर देखते हुए। उसकी दादी का भी पुनर्विवाह हुआ था और उन्होंने अपूर्व से विवाह किया था। आरुष जाहिर तौर पर इससे वाकिफ था और प्रीति के आश्चर्य को देखकर उसने मुस्कुराते हुए उससे कहा, हाँ, मेरी दादी का एक बार पहले विवाह हो चुका था। उनके तलाक के बाद मेरे दादाजी ने सीधे उन्हें आकर्षित करना शुरू कर दिया, भले ही वह शुरू में उनसे विवाह के लिए अनिच्छुक थी। अपूर्व ने अतीत को याद किया, उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। आरुष की दादी उस समय अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, कला और वित्त में भी निपुण थी। वह बेहद प्रतिभाशाली थी। प्रीति ने पूछे बिना न रह सकी, उनका पहला पति उन्हें तलाक देने के लिए कैसे तैयार हो गया? क्योंकि उस आदमी का परिवार प्रमुख था और आरुष की दादी को नीचा देखता था। वह हमेशा उनसे बहस करता रहता था, जो उन्हें सहन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने तलाक ले लिया। यह उस समय काफी सनसनीखेज था, क्योंकि वह धनी वर्गों की शीर्ष महिलाओं में से एक थी। प्रीति की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं, उन्हें अपने कानों पर मुश्किल से विश्वास हो रहा था। ये जिस आदमी की आपने बात की, वह गुप्ता परिवार से, क्या वह मेरे दादाजी तो नहीं हो सकते? हाँ, वही हैं, उन्होंने बहुत सीधा जवाब दिया। जिस पत्नी को मैंने चुराया था, वह श्री गुप्ता की थी। अन्यथा आप क्यों सोचते हैं कि वह अब भी मुझसे इतनी नफरत करते हैं? वह पूर्व परिवार से इतनी नफरत क्यों करते हैं? प्रीति हक्का बक्का रह गई। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैंने सोचा था कि उनके पैरों को लकवा मारने के कारण संबंध खराब थे। ओह, वह भी एक कारण था, पर वह बाद में ठीक हो गए थे, है ना? मुझे नहीं पता कि उन्हें फिर से लकवा कैसे हो गया, पर अब तुम उसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकती। प्रीति को अपूर्व के खुलासों से उबरने में थोड़ा समय लगा। उसने धीरे से सिर हिलाया, मेरे दादाजी का लकवा चोट के कारण नहीं, बल्कि जहर के कारण था। यह जहर? जहर? अपूर्व ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, मैंने उन्हें कभी जहर नहीं दिया। उस समय मैं बस उनसे बहस कर रहा था और गलती से उन्हें सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया था। मुझे हमेशा लगा था कि उनके पैर गिरने से खराब हो गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं था। जहर के कारण उन्हें तंत्रिका शोष हो गया था। मैं इतने समय से उन्हें विषाक्त पदार्थों को हटाने में मदद कर रही हूँ। अब अपूर्व के सदमे की बारी थी, तो ये बुजुर्ग व्यक्ति इतने समय से व्हीलचेयर पर थे और यह मेरी गलती नहीं थी। फिर किसने किया? प्रीति ने सिर हिलाया, मुझे इस बारे में यकीन नहीं है। मेरे दादाजी को शायद ये भी नहीं पता कि उन्हें किसने जहर दिया। आरुष ने अपूर्व की ओर देखा, दादाजी, अब आपको दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है। उनके लकवे का आपसे कोई लेना देना नहीं है। उनका पहले ही तलाक हो चुका था। अपूर्व ने जोर से हंसकर कहा, डॉक्टर प्रीति सच में मेरे लिए भाग्यशाली सितारा हैं। आप आई और मेरी जान बचाई, और अब आपने मेरे दिल में एक लंबे समय से चली आ रही समस्या को भी दूर कर दिया है। क्या आप आरुष से विवाह करने पर विचार नहीं करेंगी? मैंने सुना है कि आरुष आपको हमेशा से बहुत पसंद करता है। आरुष ने भी उम्मीद भरी नजरों से प्रीति की ओर देखा। प्रीति, मुझ पर विचार करो, प्लीज। प्रीति ने सिर हिलाया, मेरा सच में अभी विवाह करने का कोई इरादा नहीं है। आरुष के लिए मेरी भावनाएं केवल दोस्ती की हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अपूर्व ने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, हालांकि मुझे अफसोस है कि आप मेरी पोती बहू नहीं बन सकती, फिर भी ये बहुत अच्छा है कि आप आरुष के दोस्त बन सकती हैं और अधिक बार आना और मजे करना। ठीक है, प्रीति सहमत हो गई। फिर उसने जाने का प्रस्ताव रखा।
अपूर्व ने अपने पोते को निर्देश दिया, आरुष, डॉक्टर प्रीति को अस्पताल तक पहुंचाओ और सुनिश्चित करो कि तुम यह व्यक्तिगत रूप से करो, समझे? समझ गया दादाजी। आरुष ने प्रीति को दरवाजे तक छोड़ा और फिर उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर वापस संगम अस्पताल ले गया। प्रीति को छोड़ने के बाद आरुष उसके दफ्तर तक उसके पीछे पीछे चला गया। जैसे ही वह और आरुष दफ्तर में घुसे और अभी बैठे भी नहीं थे, आकाश आ पहुंचा। उसने आरुष की ओर ठंडी नजरों से देखा। तुम फिर से यहाँ क्या कर रहे हो? आरुष ने पलटवार किया। और तुम फिर से यहाँ क्या कर रहे हो? जो नहीं जानता वह सोचेगा कि तुमने शक्ति कॉर्प के सीईओ बनना छोड़ दिया है और अब संगम अस्पताल में काम करना शुरू कर दिया है। आकाश ने उदासीनता से कहा, भविष्य में यहाँ आसपास मत आना। प्रीति तुमसे शादी नहीं करेगी, वह मेरी है। तुम उस विचार को छोड़ ही दो। आरुष के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। वह तुम्हारी कैसे है? क्या तुमने दूसरी औरत के लिए उसे तलाक नहीं दिया था? वह अब अकेली है और मैं भी। उसका मेरा पीछा करने से तुम्हारा क्या लेना देना? भले ही हमारा तलाक हो गया हो, वह भी मेरी है। उससे दूर रहो। अध्यक्ष आकाश सच में काफी मजेदार हैं। तलाक के बाद भी स्वामित्व का दावा कर रहे हैं। क्या तुम्हारी चमड़ी सच में इतनी मोटी है? हाँ, मेरी चमड़ी इतनी मोटी है और सिर्फ यही नहीं, मेरे तरीके भी गंदे हैं। अगर तुमने उसे फिर से परेशान करने की हिम्मत की तो मैं शिष्ट नहीं रहूंगा। आकाश, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? अगर तरीकों की तुलना करनी है तो मेरे तरीके शायद और भी गंदे हों। दोनों पुरुषों को बहस करते देख प्रीति ने जल्दी से कहा, बस बहुत हो गया, तुम दोनों बाहर निकलो, मुझे काम करना है। आकाश और आरुष तुरंत बोलना बंद कर दिया, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को चुनौतीपूर्ण नजरों से देखा। प्रीति ने सिर हिलाया, अपना सफेद कोट पहना और अपना मेडिकल बॉक्स लेकर बाहर चली गई। उसे जाते देख आरुष के चेहरे से अचानक मुस्कान गायब हो गई। उसने उदासीनता से कहा, आकाश, प्रीति कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम अपनी मर्जी से फेंक सको और उठा सको। उसे तुम्हारे द्वारा गहरा दुख पहुंचाया गया है। ये सब तुम्हारी गलती है। तो बेहतर होगा कि तुम उससे दूर रहो। तुम उसे केवल दुर्भाग्य और दर्द देते हो, जबकि मैं वह हूं जो उसे खुशी दे सकता हूं। आकाश का भाव ठंडा था। वह पीछे मुड़े बिना चला गया। उसने कहा, बकवास बंद करो और दफा हो जाओ। आरुष वहीं खड़ा रहा और बोला, आकाश, प्रीति और मेरे बीच एक राज है जो उसने तुम्हें कभी नहीं बताया, है ना? आकाश वहीं रुक गया। तुम्हें क्या लगता है कि वह मेरे मुकाबले तुमसे ज्यादा राज साझा करेगी? कितना भ्रामक। आरुष फिर से हंसा, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि प्रीति वास्तव में गॉड किलर है तो? आकाश तेजी से मुड़ा, तुमने क्या कहा? हाय राम, तुम सच में भोले हो आकाश। तुम खुद को एक जीनियस मानते हो, पर तुम्हें एहसास नहीं है वह वास्तव में तुमसे कम प्रतिभाशाली कंप्यूटर विशेषज्ञ नहीं है। आरुष ने उसकी ओर उपहासपूर्वक देखा, तुमने एक बेकार पत्थर के लिए एक अनमोल हीरा खो दिया। अगर तुम मुझसे पूरे दिल से प्यार नहीं कर सकते तो उसे और परेशान मत करो। उसे मेरे लिए छोड़ दो। प्रीति गॉड किलर है। अब क्या तुम्हें समझ आया कि तुम गॉड किलर को क्यों नहीं खरीद पाए? वह तुमसे नफरत करती है। आकाश को अब आरुष के मजाक की परवाह नहीं थी। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और प्रीति के बारे में जानकारी खोजने लगा। फिर एक अगोचर समाचार के टुकड़े में उसने प्रीति का व्यक्तिगत बायो देखा। प्रीति 23 वर्ष की, हुआ विश्वविद्यालय से अनुकरणीय स्नातक, जिसने नेटवर्क सुरक्षा में विशेषज्ञता के साथ कंप्यूटर विज्ञान विभाग में शीर्ष अंकों के साथ दाखिला लिया। विश्वविद्यालय में अपने समय के दौरान उसने राष्ट्रीय नेटवर्क सुरक्षा प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता, दुनिया के शीर्ष नेटवर्क सुरक्षा इंजीनियरों में से एक नामित हुई और उसके काम को हुआ विश्वविद्यालय द्वारा एक पाठ्य पुस्तक के रूप में अपनाया गया था। आकाश अपने फोन पर पाठ की पंक्तियों को घूरता रहा, पूरी तरह से स्तब्ध। वह उसे लगभग 6 साल से जानता था, फिर भी उसे पता नहीं था कि वह कंप्यूटर विज्ञान विभाग से थी। आरुष जोर से हंसा, क्या तुम जानते हो कि मैं उन पिछली परियोजनाओं में तुम्हें क्यों हरा पाया? आकाश ने मुश्किल से अपना सिर उठाया, क्या प्रीति तुम्हारी मदद कर रही थी? क्या वह सच में गॉड किलर है? हाँ, वह मेरी मदद कर रही थी। हर बार जब तुम परियोजनाओं के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय उससे मिलते थे तो वह जानबूझकर होता था। प्रीति मेरी व्यक्तिगत वरिष्ठ इंजीनियर है। आकाश को यह एहसास हुआ कि वह अभी भी काफी अहंकारी था। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उसके चिकित्सा कौशल के अलावा उसने अन्य क्षेत्रों में भी उत्कृष्टता हासिल कर ली है। उसकी उत्कृष्टता उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। प्रीति अपना मेडिकल बॉक्स लेकर दफ्तर लौटी। उसे दरवाजे पर खड़ा देखकर वह थोड़ी हैरान हुई, तुम अभी तक गए नहीं? आकाश ने ऊपर देखा, उसकी ओर खाली आंखों से घूरते हुए, प्रीति क्या हुआ? प्रीति ने उसकी नब्ज महसूस करने के लिए उसका हाथ खींचा। तुम्हारे शरीर में कुछ भी गलत नहीं है, तो तुम इतने खराब क्यों दिख रहे हो? तुम्हें किसने उत्तेजित किया? आकाश ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, अपने दूसरे हाथ से प्रीति के गाल को धीरे से सहलाते हुए, मैं ठीक हूँ, मैं बस थोड़ा उत्तेजित था, पर यह कुछ ऐसा है जिसके मैं लायक था। प्रीति ने उसके हाथ को हटा दिया, तुम्हारी चिकित्सा कौशल बहुत अच्छी है और बाकी सब भी, यह मैं हूँ जो अच्छा नहीं हूँ। मैं अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए, तुम्हारी चोट को ठीक करने और यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी। इसलिए अगर तुम्हें कोई बेचैनी महसूस होती है तो तुम्हें मुझे तुरंत बताना चाहिए। मैं समझ गया, डॉक्टर प्रीति। अगर ऐसा है तो क्या यह मरीज अब मुझे छोड़ सकता है? नहीं, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, जरा भी नहीं। प्रीति ने कहा, मुझे दोपहर के भोजन के लिए जाना है। मुझे आज दोपहर बाहर जाना है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम आज्ञाकारी रूप से अपने वार्ड में लेट जाओ। आकाश ने उसका हाथ कसकर पकड़ा, उसे अपनी ओर खींचते हुए, मेरा पैर ठीक हो गया है और तुम आज दोपहर जहां भी जा रही हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम नहीं जा सकते। तुम आज दोपहर वास्तव में क्या करने जा रही हो? आरुष से मिलने। प्रीति ने कहा, वह हमारे अस्पताल का व्यापार रहस्य है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तुम आज दोपहर आस्था अस्पताल का अधिग्रहण करने जा रही हो। प्रीति की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं, तुम्हें ये कैसे पता?
तुम्हारे अस्पताल का व्यापार रहस्य, तो मैंने सोचा आस्था अस्पताल के अधिग्रहण के अलावा तुम्हारे पास और कुछ छिपाने के लिए नहीं है। प्रीति ने उसे नाराजगी से घूरा, ऐसी चीजों में तुम्हारा दिमाग तेजी से काम करता है। क्या ये तथ्य है कि तुम मुझे पसंद करती हो, या ये कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? या शायद क्या ये है कि मैं दोनों के बारे में पर्याप्त तेज नहीं हूँ? प्रीति ने अपना चेहरा फेर लिया। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और तुम भी मुझे पसंद नहीं करते। आकाश धीरे से हंसा। मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम्हारा इनकार बेकार है। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? मुझे भूख लगी है, खाने का समय हो गया है। मैं तुम्हें बाहर खाने के लिए ले चलूंगा। आकाश ने आगे चर्चा किए बिना उसे बाहर खींचना शुरू कर दिया। आज वह जिस कार का उपयोग कर रहा था उसमें ड्राइवर को वीर नामक अंगरक्षक से बदल दिया गया था। जब वीर ने आकाश को देखा तो वह झिझका। आकाश ने कहा, वह हम में से एक है, ऐसी कोई बात नहीं है जो वह नहीं सुन सकती। वीर, बोलो। वीर ने जल्दी से कहा, अध्यक्ष आकाश, आस्था गायब हो गई है। प्रीति चौंक गई, फिर उसने आकाश की ओर देखा। आकाश ने कहा, तुम मुझे आस्था के गायब होने के बारे में क्यों बता रहे हो? तुम्हें मेरे बड़े भाई शौर्य को बताना चाहिए। वरिष्ठ अध्यक्ष शौर्य को अब आस्था की परवाह नहीं लगती। आस्था का गायब होना शालिनी से संबंधित हो सकता है। उसके गायब होने से पहले निगरानी में उसे शालिनी के साथ झगड़ा करते हुए पकड़ा गया था। प्रीति की आंखों में भ्रम का भाव आ गया। आकाश ने उसे धीमी आवाज में बताया, शालिनी मेरी जैविक मां है, लेकिन वह उसका असली नाम नहीं है। प्रीति ने सदमे में उसकी ओर देखा। शालिनी का आस्था से झगड़ा क्यों होगा? क्या तुमने अपने बड़े भाई को उसके भागने के बारे में नहीं बताया था? मैंने वरिष्ठ अध्यक्ष शौर्य को पहले ही सूचित कर दिया है, लेकिन उन्हें परवाह नहीं लगती। शालिनी का आस्था से झगड़ा इसलिए होगा क्योंकि उसे लगता है कि आस्था ने तुम्हें धोखा दिया और वह बहुत नाराज है। आकाश ने अनजाने में माथे पर बल डाला। कितनी परेशानी। मेरा भाई बहुत नर्म दिल है। किसी को उसे ढूंढो और उसे पुलिस के हवाले कर दो। हाँ अध्यक्ष आकाश। वीर ने फोन किया और फिर कार में बैठ गया। प्रीति भी कार में बैठ गई, थोड़ी परेशान महसूस कर रही थी। आस्था गायब हो गई थी। क्या आज दोपहर आस्था अस्पताल का अधिग्रहण अभी भी सफल होगा? आस्था वर्तमान में आस्था अस्पताल की वास्तविक नियंत्रक थी। अपनी चिंताओं के बावजूद दोपहर का भोजन करने के बाद प्रीति अभी भी गौरव और अन्य लोगों के साथ आस्था अस्पताल गई, क्योंकि उन्होंने पहले ही एक बैठक की व्यवस्था कर ली थी और न जाना अच्छा नहीं होता। ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।